नाजरीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे बातूर जंगल में खड़ा खाना खा रहा है। इसी दौरान मलिक तबार और संजार अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं। सलजोकी सिपाहियों को घुटनों के बल देखकर मलिक तबार शदीद गुस्से में घोड़े से कूद जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, सलजोकी सिपाहियों को घुटने टिकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खड़ा करो इन्हें। इस पर बातूर कहता है, सुकून से मेरे भांजे। जवाबन मलिक तबार कहता है, मेरे होते हुए कोई भी मेरे सिपाहियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही मलिक तबार बातूर के सिपाहियों पर टूट पड़ता है। इस पर बातूर के सिपाही जैसे ही तलवारें निकालते हैं, बातूर हाथ के इशारे से उन्हें रोक देता है, जबकि मलिक तबार आगे बढ़कर सलजोकी सिपाहियों को खड़ा करता है और संजार कहता है, मामू आप क्या सोचकर ये सब कर रहे हैं? आपने सलजोकी सिपाहियों को यरगमाल बनाया और जंग शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। आपने सुल्तान मलिक शाह को यहाँ बुलाया है। क्या आप नहीं जानते कि अगर वो यहाँ आ गए तो आपका सर कलम कर देंगे? ये सुनकर बातूर अपना हाथ तलवार पर रखते हुए कहता है, मैं अपने सर की कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी रवायात से कभी पीछे नहीं हट सकता। मेरी बहन बशोलो खतून हमारे खानदान का हिस्सा है, हम उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। मेरे बांजों में तुम्हारा हक भी वसूल करने आया हूँ, विरासत के हकदार आप लोग भी हैं। इस पर संजार कहता है, मेरे वालिद ने हर शख्स का हक उसे अदा कर दिया है। हम अपने भाई बरकिया रोग के वारिस बनने पर रजामंद हैं। इस वजह से इस बात पर तकरार बंद करें। हम अब इन सलजोकी सिपाहियों को ले जाएंगे और आपके चाक जमीनों पर वापस जाएंगे। मामू, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हम यहाँ आपको सुल्तान मलिक शाह के गजब से बचाने आए हैं, वरना हमारे दरमियान जंग होगी और जो कवल की तैयारियां हमने बहुत मेहनत से की हैं वो तबाह हो जाएंगी। जब हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या आपको शर्म महसूस नहीं होगी, जबकि असल दुश्मन अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है? तो बातूर कहता है, मुझे तुम्हारी मुहिम से कोई गर्ज नहीं है और मैं ऐसे भाइयों को कबूल नहीं करता जो रवायात की पासदारी ना करें। रियासत के खेलों के लिए तुम लोगों ने मेरी बहन को सालों तक इस्तेमाल किया, ये हमारी शान नहीं है। मुझे अगर मेरी बहन ना मिली तो मैं यरगमाल सिपाही भी वापस नहीं करूंगा और ना ही जंग से पीछे हटूंगा। इस पर मलिक तबार कहता है, आप उन्हें कैसे ले सकते हैं? मेरी वालदा आपके साथ नहीं जाना चाहती। जवाबन बातूर कहता है, बांजे कानून सबसे बुलंद है। आपके वालिद मलिक शाह और निजामुल मुल्क सालों से मेरी बहन पर जुल्म कर रहे हैं। यकीनन वो खामोश नहीं, लेकिन जब हम उन्हें अपनी जमीनों पर ले जाएंगे तब उन्हें उनका हक मिलेगा। यह सुनकर संजार अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहता है, जंगजुआ सलजोकी सिपाहियों को ले जाओ। संजार की बात सुनकर बातूर अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इनके सामने हथियार मत डालो। बातूर का हुक्म मिलते ही उसके सिपाही तलवारें बेनयाम कर लेते हैं। यह देखकर मलिक तबार कहता है, जो भी हथियार न डाले उसका सर उतार दो। फिर संजार कहता है, सुल्तान ने आपको एक दिन दिया है, लेकिन अगर आप सिपाहियों को आजाद कर देते हैं तो हम आपको एक दिन और देंगे। आपके पास जिंदा रहने के लिए एक दिन और होगा। इसके बाद मलिक तबार कहता है, ये जान लें कि अगर आप जंग की वजह बने तो आप अपनी बहनों और बेटों से जंग करेंगे और किपचाक में भी आपकी साख तबाह हो जाएगी। मामू, अगर आप इसी तरह बजीद रहे तो हम अपनी वालदा के साथ आपकी जमीनों पर आएंगे, लेकिन हम आपकी उस फौज को तबाह करने के लिए आएंगे जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। हम उन जमीनों पर सलजोकी परचम लहराएंगे। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। ये सुनकर बातूर खौफजदा हो जाता है और उसके इशारा करने पर उसके सिपाही तलवारें पीछे कर लेते हैं। बातूर के सिपाहियों की तलवारें पीछे करते ही संजार और तबार अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। संजार और तबार के जाने के बाद बातूर का कमांडर पूछता है, सरदार अब हम क्या करेंगे? जवाबन बातूर कहता है, कल तक इंतजार करो, यकीनन हम कुछ फैसला करेंगे। इधर सलजोकी महल में सुल्तान मलिक शाह लकड़ी पे काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान सुल्तान मलिक शाह को अपने बाजू में तकलीफ महसूस होती है। बाजू में तकलीफ महसूस होते ही सुल्तान मलिक शाह बातूर की उन बातों को याद करते हैं जो उसने बशोलो खतून के बारे में की। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह तरकान की उन बातों को याद करते हैं जो तरकान ने सुल्तान मलिक शाह से कही थी। सुल्तान, आप इतने पुरअज़्म क्यों हैं? सुल्तान, क्या बशोलो खतून को आपसे हमारी जिंदगी में शामिल होना है? क्या ऐसा इसलिए है कि वो आपके दो बच्चों की वालदा हैं? ये ख्याल आते ही सुल्तान मलिक शाह बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म आते हैं और कहते हैं, सुल्तान, शहजादे तबार और शहजादे संजार की तरफ से खबर आई है। शहजादों ने गिरफ्तार सिपाहियों को बाजियाब करा लिया है और उन्होंने बातूर को हमारी जमीन से जाने के लिए कुछ वक्त दिया है। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे सिर्फ कवल मार्के को जारी रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर बातूर ने अपनी जंग शुरू की और कवल के मार्के में रुकावट बना, हाजी, तो मैं सिर्फ अपने बेटों की खातिर उसे तबाह कर दूंगा। हाजी, इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे सिपाही जंगल में बातूर के खेमों के गिर्द गश्त करें। वो हमें हर चीज की इत्तला देंगे। वो अगर बशोलो के बारे में जिद छोड़कर हमारी जमीनों से चला जाता है तो कल हम कवल मार्के के लिए जाएंगे। ये सुनकर वज़ीर आज़म कहते हैं, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। ये कहते साथ ही वज़ीर आज़म वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब सब्बा जंगल में बैठा होता है। इसी दौरान घोड़े पर सवार एक शख्स अपना चारा छुपाए हुए वहाँ आता है और घोड़े से उतरने के बाद अपना चारा अया कर देता है, जो कि बातूर का सबसे खास सिपाही होता है। चारा अया करने के बाद वो बदबख्त सब्बा के सामने सजदा करता है और सब्बा कहता है, मेरे बेटे, हमने सालों पहले तुम्हें उनमें सरायत कर जाने के लिए भेजा था। बातूर के मुतालिक तुमने अच्छी मालूमात हासिल की हैं। बेटे, अब जब सलजोकू और किपचाक की जंग छिड़ेगी तो हमारे हिस्से में से तुम्हारा हिस्सा भी होगा। इस जंग के लिए शुक्रिया। जवाबन बातूर का बातनी कमांडर कहता है, लेकिन इसके अलावा एक और मामला भी है सैयदना हजरत। संजार और तबार गिरफ्तार सिपाहियों को ले गए हैं और उन्होंने बातूर को धमकाया है। शहजादों ने उसे कल तक का वक्त दिया है। यह सुनकर सब्बा को एक जोरदार धचका लगता है और वो कहता है, बातूर ने उनसे क्या कहा? तो कमांडर कहता है, वो फैसला करने के लिए कल तक का इंतजार करेगा, लेकिन मैं उसके रद्द अमल की वजह से मशकूक हो गया हूँ। बातूर अब तक पुरअज़्म है, लेकिन वो कल तक अपना इरादा बदल सकता है। इस पर सब्बा कहता है, अगर वो अपना इरादा बदल देता है तो हमारे मंसूबे तबाह हो जाएंगे, हम उसे कल तक सोचने नहीं दे सकते। ये कहते साथ ही वो गहरी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, जब किपचाक सलजोकी तीरों का निशाना बनेंगे तो वो इसे मलिक शाह की धमकी समझेगा और वो गुस्से से पागल हो जाएगा। इस तरह कल तक इंतजार किए बगैर वो जंग का फैसला कर लेगा। इधर सलजोकी महल में सुल्तान मलिक शाह उस्ताद उमर ख़याम के साथ मौजूद होते हैं। उस्ताद उमर ख़याम अपने सामने रखे हुए नक्शे की जानिब देखते हुए कहते हैं, जब हमारी सल्तनत वजूद में आई तो इसके जुनूब पर और इसके मशरिक पर अलग-अलग हुकूमत थी। जब सुल्तान अला परसलान ने तख्त संभाला तो उन्होंने इस दोहरेपन का खात्मा किया। सुल्तान अला परसलान ने एक ताकत के साए में हमारी रियासत को मुत्तहिद किया। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, लेकिन सल्तनत सिर्फ एक मकसद सियासी इत्तेहाद या ज़मीनों के इत्तेहाद पर नहीं चलती ख़याम, कानून का इत्तेहाद भी जरूरी है। जैसा कि हम लोगों की शिकायत सुनते हैं, हर खित्ते में हर इलाके में मुख्तलिफ फैसले किए जाते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है कि एक वाहिद कानूनी किताब तश्कील दी जाए जो कि तमाम मसाइल का हल दे। ख़याम अपने अमाल की वजह से हम अपने बाद आने वाली नस्लों के जिम्मेदार होंगे। इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि एक कानून की किताब बनाई जाए जो हमारे बाद भी इंसाफ को यकीनी बनाए। इसी दौरान वज़ीर आज़म कुछ कागजात लेकर वहाँ आते हैं और अदाब बचा लाने के बाद कहते हैं,
सुल्तान आपके अहकामात के मुताबिक हमारे कातिब कानून की किताब तश्कील देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि वो इसे मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। सुल्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा शिकायत जमीनी तिजारत और खवातीन के हुकूक के मुतालिक मौसूल होती हैं, मगर उन्होंने इन मामलात के मुतालिक कुछ जरूरी कानून बनाए हैं और उन्होंने आपसे मंजूरी के लिए इन्हें भिजवाया है। इस पर सुल्तान पूछते हैं, हाजी क्या कानून है वो? यह सुनकर वज़ीर-ए-आज़म अपने हाथ में मौजूद कागजात की जानिब देखते हुए कहते हैं, सुल्तान, सबसे पहले उन्होंने जालसाजों के बढ़ते हुए मुकदमात के मुतालिक सख्त एहतियाती तदबीर बयान की है। जालसाज कानून के मुतालिक मकरूज लोगों का माल लेने के अहल नहीं होंगे। खवातीन का हक महर सख्त तहफ़्फ़ुज़ में मुकर्रर किया गया है। खातून के गवाहान का मामला मजीद सख्त कर दिया गया है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सुल्तान को सारे कानून सुनाते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, आप पहले सल्जूकी सुल्तान हैं जिन्होंने एक कानूनी किताब तैयार की है। दुनिया में बहुत कम ऐसे हुक्मरान आए हैं जिन्होंने कानूनी किताब तैयार करवाई। ये ऐसा काम है जो आपने किया और हमेशा याद रखा जाएगा। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मेरे उस्ताद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरे नाम के बजाय मेरे लिए इतना ही काफी है कि इंसाफ हमेशा जिंदा रहे। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह वज़ीर-ए-आज़म के हाथ से कानून ले लेते हैं और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, सुल्तान, हमारे कातिबों ने इस कानूनी किताब का नाम कानून मलिक शाह रखा है। ये किताब आज से कानून मलिक शाह के नाम से जानी जाएगी। इस पर सुल्तान कहते हैं, हाजी, कानून की किताब हमारे कातिबों ने तैयार की है। इस किताब को हमारी जमीनों के तमाम अमीरों की जानिब भेज दिया जाए। हर एक को पैगाम भिजवा दिया जाए कि अब से वो सल्जूकी सरजमीन पर इस कानूनी किताब की पैरवी करेंगे। इस तरह हमारी जमीनों पर कानून का इत्तेहाद होगा। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह हाजिब कुमार की मदद से कानून पर मोहर लगा देते हैं और मजीद कहते हैं, इंसाफ आसमान का स्तून है। हमारी रवायात ऐसी मजबूत हो जिन्हें जमीन भी ना हिला सके और नीला आसमान इन पर ना गिरे। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे जंगल में बातूर के सिपाही गश्त कर रहे होते हैं। इसी दौरान सब्बा के मंसूबे के मुताबिक कुछ लोगों ने तीरों का निशाना बना डालते हैं, जबकि बातूर हर चीज से बेखबर जंगल में आग जलाए बैठा होता है और बातूर का बातनी कमांडर कहता है, सल्जूकी सिपाही जंगल में गश्त कर रहे हैं जनाब। इस पर बातूर कहता है, वो हमें नुकसान पहुंचाने का जुर्म नहीं कर सकते। हमें उन्होंने कल तक का वक्त दिया है, हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कल से पहले हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो इसकी कीमत चुकाएंगे। बातूर के ये कहते हैं, उसके सिपाही मर जाने वाले सिपाहियों की लाशें उठाए चीखते चिल्लाते हुए वहां आते हैं और कहते हैं, जनाब, उन्होंने हमारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया। ये सुनकर बातूर शदीद गुस्से में खड़े होकर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? बातूर के करीब आते ही सिपाही मर जाने वाले सिपाहियों की लाशें जमीन पर रख देते हैं, जिनके जिस्मों में सल्जूकी तीर लगे होते हैं। सल्जूकी तीर देखकर बातूर गुस्से से कहता है, ये सल्जूकी तीर है। ये सुनकर बातूर का बातनी कमांडर कहता है, मैंने आपको बताया था कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे जनाब। वो हमारे आदमियों को कत्ल करके हमें डराना चाहते हैं। ये सुनकर बातूर खड़ा हो जाता है और कहता है, हमें उन्होंने भाईचारे का दर्द दिया है, काफिर भी इस तरह नहीं करते। हमें कल तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला अटल है। अब किपचाक और सल्जूकों की जंग शुरू हो गई है। वो अब देखेंगे कि धमकाना क्या होता है। चलो हम कबीले पर हमला करेंगे। ये कहते साथ ही बातूर अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब सब्बा अपनी गार में बैठा होता है। इसी दौरान वहाँ एक बाती सिपाही आता है और कहता है, जनाब, जैसा आपने कहा हमने कर दिया। हमने 2 किपचाक सिपाहियों को सल्जूकी तीरों से कत्ल कर दिया। ये सुनकर सब्बा खुश होते हुए कहता है, बहुत खूब बहुत खूब। बातूर अब तूफान बन जाएगा जो कि सल्जूकी जमीनों को तबाह कर देगा। मलिक शाह का कोवल मार का कभी भी हकीकत इख्तियार नहीं कर पाएगा। नाजरीन, उधर कैनक कबीले में संजार बशोलो खतून के साथ बैठा होता है और कहता है, मैंने मामू को कल तक का वक्त दिया है, वो जंग नहीं शुरू करेंगे इंशाल्लाह और हमारे लिए कोवल मार्के की ताखीर का बायस नहीं बनेंगे। ये सुनकर बशोलो खतून को जवाब नहीं देती तो संजार कहता है, वालदा खुद को कसूरवार मत ठहराएं और परेशान मत हो। हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं, हम अल्लाह की मदद से इस मुश्किल से भी गुजर जाएंगे। जवाबन बशोलो खतून कहती है, मेरे बेटे इंशाल्लाह, लेकिन अगर बातूर की वजह से कोवल मार्के में ताखीर हुई तो आपकी सब तैयारियां और मेहनत जाया हो जाएगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं। ढोल की आवाज सुनकर संजार और बशोलो खतून परेशानी के आलम में खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही संजार के सिपाही भी वहाँ पहुंच जाते हैं और बसकोश कहता है, शहजादे साहब किपचाक आ रहे हैं। ये सुनते ही सब लोगों की नजरें कबीले के मरकजी रास्ते पे लग जाती हैं और बातूर अपने सिपाहियों के साथ बिला रोक टोक कबीले में दाखिल हो जाता है। बातूर को देखकर संजार कहता है, रात के वक्त आप इस कदर जल्दी में क्यों हैं मामू? ये सुनकर बातूर घोड़े से कूद जाता है और संजार के पास आकर कहता है, जंगल में मेरे 2 आदमियों को कत्ल किया गया है। मैं यहाँ तुम लोगों को सबक सिखाने आया हूँ। जवाबन संजार कहता है, मामू आपको कैसे मालूम कि ये काम हमारा है? ये सुनकर बातूर अपने हाथ में मौजूद तीर संजार को दिखाते हुए कहता है, मेरे सिपाहियों को इन तीरों के साथ कत्ल किया गया है। भांजे, इन पर सल्जूकी मोहर है और सुल्तान मलिक शाह के सिपाही जंगल में मौजूद है। हमें डराने के लिए ये सब तुमने किया है। इस पर बशोलो खतून कहती है, सुल्तान मलिक शाह बातूर को इस तरह डरा नहीं सकते। ये कुछ और मामला है, गुस्से में कोई फैसला मत करो। तो बातूर कहता है, मेरी बहन उस आदमी की इस हद तक हमायत ना करें, उसने आपको अंधा कर दिया है। आप वाज़ेह चीजें भी नहीं देख सकती। मेरे सिपाहियों को उन्होंने कत्ल किया। मुझे आप लोगों ने कल तक का वक्त दिया था, मगर फिर भी आप लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया। वक्त अब पूरा हो चुका है, या मैं अपनी बहन को लूंगा और चला जाऊंगा या फिर जंग शुरू होगी। ये सुनकर संजार कहता है, बस बहुत हुआ मामू, हमारे दुश्मनों ने ऐसा जाल बिछाया है कि हमारे दरमियान जंग शुरू हो जाए। यकीनन आप नहीं देख पा रहे हैं। इस पर बातूर का बातिक कमांडर आगे बढ़कर कहता है, संजार अपने हाथ में रहो। हो सकता है कि तुम शहजादे हो, लेकिन हमारे जनाब एक किपचाक सरदार हैं। ये वाज़ेह है कि किसने खून बहाया है, जलील लोग। ये सुनकर संजार उसे एक जोरदार मुक्का रसीद करता है। जवाबन बातूर के सिपाही अपनी तलवारें बेनयाम करने लगते हैं तो बातूर उन्हें रोक देता है, जबकि संजार बातूर के कमांडर से कहता है, वो खून हमने नहीं बहाया था, लेकिन अब मैं पहला खून बहा चुका हूँ। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जवाबन बातूर अपने हाथ में मौजूद तीर जमीन में गाड़ते हुए कहता है, मैंने कहा था कि अगर तुम मेरी बहन को मेरे साथ जाने दो तो हम मामला सुलझा लेंगे, लेकिन तुमने खून बहाया। जबकि तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर जंग शुरू हो गई है। मैंने इन तीरों में से एक तीर मलिक शाह को भिजवाया है।
वो और तुम अच्छी तरह समझ लो कि अगर मेरी बहन मेरे साथ ना गई तो हम अपनी फौजों के साथ आएंगे। हम आएंगे और अपनी बहन को और तुम्हारी जिंदगी को छीन कर ले जाएंगे। ये कहते साथ ही बातूर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बशोलो खतून दुखी होकर कहती है, अफसोस बातूर अल्प अफसोस, आखिरकार तुमने ये कर दिया। मेरे भाई तुम हर चीज तबाह कर दोगे। बशोलो खतून को परेशान देखकर संजार उन्हें हौसला देता है और तुगान से कहता है वो मेरी वालदा को ले जाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से कबीले के गिर्द हिफाजती इक़दामात बढ़ा दो। तुगान संजार का हुक्म मिलते ही तुगान वहाँ से चला जाता है और संजार मजीद कहता है हम एक लंबे अरसे से कोवल मार्के की तैयारियां कर रहे हैं, मगर इस मौके पर हम कोवल मार्के को फिलहाल रोकेंगे। ये सुनकर बशोलो खतून और संजार के साथी उदास हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सब लोगों के चले जाने के बाद संजार बातूर की जानिब से छोड़ा गया तीर उठाकर गुस्से से उसे सलजोकी महल में सुल्तान मलिक शाह अपने घर वालों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। सुल्तान मलिक शाह गौर खातून से पूछते हैं, गौर खातून आपकी बेटी फातिमा कहाँ है? इस पर गौर खातून कहती है वो सो चुकी है मेरे सुल्तान। इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म आते हैं और अदाब बजा लाने के बाद कहते हैं, सुल्तान मैं आपके खाने में खलल डालने के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन मेरे पास एक अहम खबर है। हमारे तीरों से किपचाक के सिपाही जंगल में कत्ल हो गए हैं। बातूर ने एक तीर हमारे लिए भेजा है। हमने इर्द गिर्द मौजूद अपने तमाम सिपाहियों से तफ्तीश की है, ये काम उन्होंने नहीं किया सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, बातूर अब नहीं जानता कि हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये वाज़ेह तौर पर एक चाल है, वो किस तरह इस चाल में आ सकता है? इस पर मलिक तबार कहता है, ये तीर हमारी तरफ भेजा गया है, जो भी हम कहेंगे वो उस पर यकीन नहीं करेंगे। हमारी तरफ ये तीर भेजने का मतलब यह है कि उसने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जिस वक्त हम कवल का हदफ बांध रहे हैं उसने निशाना अपनी तरफ मोड़ लिया है, वो इसकी कीमत चुकाएगा। हमारी फौज को इतला दे हाजी कवल का मार्का मुलतवी कर दिया गया है। हमारे सिपाही शुमाली रास्तों पर तैनात होंगे। हम पहले किपचाक के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और कवल के लिए बाद में देखेंगे। सुल्तान मलिक शाह की बात सुनकर तरकान कहती है, सुल्तान क्या सिर्फ एक बशोलो खातून के लिए हजारों सिपाही शहीद होंगे? सुल्तान क्या कवल के लिए की गई तमाम तैयारियां बेकार चली जाएंगी? ये वक्त रियासत के लिए कुर्बानी देने का वक्त है। अगर बशोलो खातून अपने भाई के साथ किपचाक की सरजमीनों पर चली जाती है तो ये सब मामलात सुलझ जाएंगे। जवाबन जुबैदा खातून गुस्से से कहती है, इसका क्या मतलब है तरकान खातून? ये वक्त बशोलो खातून के साथ खड़े होने का है। संजार ने कबीले में हिफाजती इक़दामात किए होंगे, लेकिन किपचाक अपने लश्कर के साथ आएंगे। बातूर बशोलो को ले जाने के लिए हर कदम उठाएगा। सुल्तान बशोलो के लिए महफूज तरीन जगह महल है। ये सुनकर तरकान गजबनाक निगाहों से जुबैदा खातून को देखती है और जुबैदा खातून मजीद कहती है, सुल्तान हमें बशोलो खातून को यहाँ लेकर आना चाहिए, वरना हम उन्हें खो देंगे। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, हाजी कल कबीले में एक पैगाम रसा भेजे, बशोलो खातून अपनी हर चीज समेटे और महल में आ जाए। बशोलो खातून अब से महल में ही रहेंगी। सुल्तान का हुक्म मिलते ही वज़ीर आज़म वहाँ से चले जाते हैं, जबकि तरकान और गौर खातून का मुंह गुस्से की वजह से लटक जाता है। दूसरी जानिब कवल किले के सेन में बजंतनी सिपाही शराब पीकर जश्न मना रहे होते हैं। इसी दौरान किले के अंदर से मिथराज बाहर आता है। मिथराज को देखकर तमाम बजंतनी सिपाही कमांडर मिथराज जिंदाबाद, कमांडर मिथराज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और मिथराज बुलंद आवाज से कहता है, मेरे जवानों पियो, मेरे जवानों पियो, आज की रात हमारी रात है। आज की रात तुर्कों के माबेन खून होगा। वो एक दूसरे को उन तलवारों से काटेंगे जो उन्होंने हमारे लिए तेज की थी। मलिक शाह कभी भी कवल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। ये हमारी तेज अकल की फतह है। ये सुनकर तमाम बजंतनी सिपाही खुश होते हुए कमांडर मिथराज जिंदाबाद, कमांडर मिथराज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और मिथराज उन्हें हाथ के इशारे से खामोश करवाते हुए कहता है, सिपाहियों एक दफा का जिक्र है कि रूमी कमांडर दियोजान ने अलप अरसलान से कहा, हम अपने दारुल हुकूमत में तुम्हारे घोड़े दौड़ाएंगे। वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हम अलप अरसलान के बेटे मलिक शाह को कत्ल करके इसमें कामयाब होंगे। हम अपने गंडा घरों में उनकी लाशें लहराएंगे। मेरे जवानों शराब पियो, ऐसे पियो जैसे तुम तुर्कों का खून पी रहे हो। मिथराज के ये कहते साथ ही बसंतनी सिपाही शराब की जाम पीना शुरू कर देते हैं। नाजरीन इसके बाद अब देखेंगे कैनक कबीले में रात के वक्त बशोलो खतून टहल रही होती हैं और एक दरख्त के पास जाकर उस लम्हे को याद करती हैं जब साल के आगाज में एक हार जमीन में दबाते हुए उन्होंने कहा था, ये हार मेरे दो बच्चों के वालिद और मेरी तरफ से मोहब्बत की निशानी है। हम अपने दिलों में जलती मोहब्बत की आग के गिर देख हुए, मेरे अल्लाह हमारे खानदान को एक रखना। ये ख्याल आते ही बशोलो खतून जमीन से हार निकाल लेती है और उसे गौर से देखते हुए उस लम्हे को याद करती है जब सुल्तान मलिक शाह ने उनसे कहा था, कोई जख्म उस वक्त तक नहीं बढ़ते जब तक हमारे पास उनका इलाज ना हो। ये सिर्फ किसी ऐसे के मुंतजिर है जो कि इलाज जानता हो। जो जख्म सालों तक मजीद गहरा होता गया, सिर्फ वक्त ही उसे भर सकता है। फिर बशोलो खतून उस लम्हे को याद करती है जब बातूर ने कहा था, संजार मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर मेरी बहन को दे दोगे तो मामलात संभल सकते हैं, मगर तुम लोगों ने खून बहाने की बात की। जब तुम यही चाहते हो तो जंग शुरू हो चुकी है। मैंने एक तीर मलिक शाह को भिजवाया है। ये बात वाज़ेह तौर पर समझ लो कि अगर मेरी बहन मेरे साथ ना आई तो हम अपने लश्कर के साथ वापस आएंगे और अपनी बहन के साथ तुम्हारी जिंदगी को भी ले जाएंगे। ये ख्याल आते ही बशोलो खतून कहती है, हमारे दिलों के जख्मों के मरहम के लिए उन्होंने कोई वक्त नहीं दिया मलिक शाह। मैं हमेशा आपके लिए परेशानी का बायस बनी हूँ। मैं उन्हें दोबारा आपको अपनी वजह से मजीद परेशान नहीं करने दूंगी। इधर सलजोकी महल में तरकान ताजुल मुल्क के साथ मौजूद होती है और बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए कहती है, हमने बशोलो से जान छुड़ाने के लिए हर कोशिश की, मगर मलिक शाह ने बशोलो को हमारे सामने लाकर रख दिया। मलिक शाह ने कहा है कि अब वो महल में रहेगी। आप क्या समझते हैं कि मैं इसके खिलाफ खामोश रहूंगी ताजुल मुल्क? अगर वो खतून इस महल में आती है तो उसे अपने दो शहजादों की हमायत हासिल होगी। मलिक शाह के एहसासात भी जाग उठेंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस पर ताजुल मुल्क पूछता है, आपका क्या मंसूबा है तरकान खातून? जवाबन तरकान कहती है, मैं उसके लिए ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो कभी भी इस महल में नहीं आ सकेगी। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में मौजूद खत ताजुल मुल्क को दे देती है और मजीद कहती है, फौरन करा हानली के आदमियों को ये पैगाम भेजो ताजुल मुल्क, और इस बात की यकीन दहानी करना कि हमें जिस कदर सिपाही चाहिए वो भेजे। वो जंगल में हमारे आदमियों से मिलेंगे और मैं जंगल में उन्हें उनका वजीफा सौंपने जाऊंगी। इस पर ताजुल मुल्क कहता है, हम बशोलो खतून के खिलाफ जो कदम उठाने जा रहे हैं इससे अफरा तफरी मच जाएगी। हम ये नहीं जानते कि भाइयों के दरमियान जो जंग शुरू हो चुकी है ये हमें कहाँ ले जाएगी तरकान खातून। ये सुनकर तरकान कहती है, वो वाहिद जंग जिसकी मुझे फिक्र है वो मेरे बेटे के मुस्तकबिल के लिए मेरी जंग है, और जहाँ भी ये जंग हमें ले जाए मेरे तसल्लुत के ज़ेरे असर ही रहेगी। मैंने इस महल के लिए अपने बहुत से साल वक्त किए हैं ताजुल मुल्क। मैंने अपनी औलाद दफनाई है, वो भी अपने हाथों से, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मगर
अब मैं बेरहमी के साथ हर उस शख्स और हर उस चीज से जान छुड़ाऊंगी जो मेरे सामने खड़ा होने की जुर्रत करेगा। ये सुनकर ताजुल मुल्क वहाँ से चला जाता है। उधर महल के सीन में ज़ुबैदा खातून तीरंदाजी कर रही होती है और अपनी खादमा से पूछती है, बशोलो खातून के लिए जो कमरा मैंने कहा था क्या तुमने तैयार कर दिया है? इस पर खादमा कहती है, हमने सुल्तान की खातून के शान शान आपके हुक्म के मुताबिक कमरा तैयार किया है। ये सुनकर ज़ुबैदा खातून बहुत खुश होती है। इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म आते हैं और कहते हैं, हम उस आदमी का पीछा कर रहे थे जो ताजुल मुल्क की जगह जाहिर हुआ था। हमने उसकी तफ्तीश की है लेकिन हमें कोई भी शुबे वाली बात नहीं मिली। ये सुनकर ज़ुबैदा खातून कहती है, हमें हर हाल में मोहतात रहना होगा, खास तौर पर इसलिए कि तरकान खातून बशोलो के महल में आने की वजह से बहुत मुश्किल है। हम जान नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ एक सिपाही आता है और आदाब बजा लाने के बाद कहता है, जनाब वज़ीर आज़म, हमने अमीर ताजुल मुल्क का पीछा किया जैसे आपने हुक्म दिया था। हमें इत्तला मिली है कि उसने एक पैगाम रसां कबूतर भेजा है लेकिन हम ये नहीं जान सके कि उसने ये कहाँ भेजा है। ये सुनकर वज़ीर आज़म उस सिपाही को वहाँ से भेज देते हैं और उसके जाने के बाद ज़ुबैदा खातून से कहते हैं, ज़ुबैदा खातून, आपने कहा है कि वो बशोलो के महल आने पर मुश्ताइल है। लगता है कि ताजुल मुल्क ने जो कबूतर भेजा है इस बारे में ये उनका अगला कदम है। जवाबन ज़ुबैदा खातून कहती है, हम अगर तरकान खातून के मामलात का पीछा करें तो हम जान सकते हैं कि वो कोई कदम उठा रही हैं या नहीं। हाजी, आप हर सूरत में अब ताजुल मुल्क के आदमियों का पीछा करते रहें और मैं तरकान के वफादार सिपाहियों पर नजर रखूंगी। हम यकीनन पता लगा लेंगे कि वो किन चक्रों में हैं। ये सुनकर वज़ीर आज़म वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगली सुबह आप देखेंगे मलिक तब्बार अपने कमरे में बैठा तलवार तेज कर होता है। वहाँ मौजूद गौर खातून कहती है, जब से रात से पर्दा उठा है हम पर बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि बशोलो खातून जाना नहीं चाहती कि किपचाक ने जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर मलिक तब्बार गज़बनाक निगाहों से गौर खातून को देखता है और शदीद गुस्से में खड़े होकर कहता है, गौहर, उस खातून ने इस रियासत के लिए, मेरे वालिद के लिए और मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें उठाई हैं। वो तो जाना चाहती हैं ताकि रियासत को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हम उन्हें नहीं जाने देना चाहते और हम उन्हें जाने भी नहीं देंगे। मेरी वालदा के बारे में बात करने से पहले तुम्हें उनकी तरफ बेगर्ज होना चाहिए। इस पर गौर खातून कहती है, आप क्या कह रहे हैं तबार? मैं रियासत की भलाई के लिए सोच रही थी। जवाबन मलिक तबार गरजते हुए कहता है, आप अपने गुस्से की वजह से ऐसे बात कर रही हैं। मेरी वालदा ने क्या आपके साथ कभी भलाई के अलावा कोई रद्द अमल किया है? जब से वो आई हैं तब से तुम लोग उनके खिलाफ हो। इस पर गौर खातून कुछ बोलने लगती है तो तबार उनकी बात काटते हुए कहता है, गौहर, तुम भी तरकान खातून की तरह पेश आ रही हो, लेकिन ये जान लो कि वो मेरी वालदा के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। जब तक आप इस तरह का बर्ताव करती रहेंगी मेरे लिए आपकी हैसियत भी तरकान खातून जैसी रहेगी, ये जान लें। गौहर, तुमने मेरी वालदा का मजाक उड़ाने की कोशिश की क्योंकि तरकान खातून तुमसे ऐसा करवाना चाहती थी। तुमने मेरी वालदा के हाथों को भी नहीं चुमा। मैंने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा कि हमारे खानदान में कोई इख्तिलाफ ना आए, लेकिन अब तुम मेरी समझ से बाहर हो। अब अपना सामान समेटो और दूसरे कमरे में चली जाओ। जब हम शर्मजार वापस जाएंगे तो हवेली में हम अपने कमरे अलग कर लेंगे। जब तक तुम्हारे हवास ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। ये सुनकर गौर खातून रोते हुए कहती है, आप जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं तबार। हमारे कमरे अलग करने से आपका क्या मतलब है? मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। जवाबन मलिक तबार कहता है, जो भी शख्स मेरी वालदा का एहतराम नहीं करता वो मेरा एहतराम नहीं करता और जिसके दिल में मेरे लिए एहतराम नहीं है वो मेरे साथ नहीं रह सकता। ये कहते साथ ही मलिक तबार बुलंद आवाज से खादमाओं को बुलाता है और उन्हें हुक्म सुनाते हुए कहता है, गौहर खातून के लिए जल्दी से दूसरा कमरा तैयार करवाएं। ये अब से वहाँ ठहरेंगी। ये सुनकर खादमाएं हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। खादमाओं के जाने के बाद गौर खातून कुछ बोलने लगती हैं तो मलिक तबार गुस्से से कहता है, मैं कह रहा हूँ चली जाएं। मलिक तबार को गुस्से में देखकर गौर खातून वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी जानिब कनक कबीले में तमाम खवातीन काम काज में मसरूफ होती हैं, जबकि तुरना खातून भी उनका हाथ बटा रही होती हैं। इसी दौरान वहाँ एक सलजोकी सिपाही आता है और तुरना खातून से कहता है, सुल्तान मलिक शाह ने हुक्म दिया है कि मलिक संजार, उनकी वालदा और उनकी बीवी महल में रहेंगे जब तक कि किपचाक का खतरा टल नहीं जाता। ये सुल्तान मलिक शाह का हुक्म है तुरना खातून। इस पर तुरना खातून कहती है, बहुत शुक्रिया शहजादा संजार, उनकी वालदा और मैं जितना जल्दी हो सके महल में आ जाएंगे। ये कहकर तुरना खातून जैसे ही अपनी खादमा के साथ आगे बढ़ने लगती है हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है, बशोलो वालदा तो वहाँ आयरन तैयार कर रही थी, वो उसे छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगी, वो आखिर कहाँ जा सकती है? इस पर खादमा कहती है, मैं नहीं जानती खाना, लेकिन वो मुझे भी कुछ देर से नजर नहीं आ रही। ये सुनकर तुरना खातून तेजी के साथ बशोलो खातून के खेमे की जानिब बढ़ती है। दूसरी जानिब बशोलो खातून अपना चेहरा छुपाए हुए बातूर के पड़ाव में पहुंच जाती हैं और घोड़े से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ती हैं बातूर का बातिक मांडर उन्हें रोककर पूछता है, खातून आप कौन हैं? ये सुनकर बशोलो खातून अपना चेहरा अयां कर देती है और पूछती है, बातूर सिपाही क्या खेमे में है? ये कहकर बशोलो खातून जैसे ही आगे बढ़ती है बातूर खेमे से बाहर आ जाता है और आगे बढ़कर बशोलो खातून को सीने के साथ लगा लेता है। बातूर के साथ मिलने के बाद बशोलो खातून पूछती है, बातूर क्या मलिक शाह से जंग के लिए सिपाही रास्ते में है? ये सच है क्या? जवाबन बातूर कहता है, जी मेरी बहन ये सच है, उन्होंने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। ये सुनकर बशोलो खातून को बहुत दुख होता है और वो कहती है, मैं अगर आपके साथ किपचाक की सरजमीनों की तरफ चलूंगी तो क्या आप लश्कर को रोक देंगे? क्या आप सुल्तान मलिक शाह के खिलाफ जाने से बाज आ जाएंगे? इस पर बातूर खुश होते हुए कहता है, जी मेरी बहन बिल्कुल, मैं उनके खिलाफ हमला नहीं करूंगा, मैं उनके रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। तो बशोलो खातून कहती है, ठीक है फिर फौरन से पैगाम भिजवाएं और फौज को रोकें, मैं आपके साथ चलूंगी और किपचाक की सरजमीन पर रहूंगी, मगर आप मलिक शाह के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। ये सुनकर बातूर खुशी खुशी हाँ में सर हिलाता है और अपने कमांडर से कहता है, फौरन पैगाम भिजवाओ ताकि फौज झुक सके, कोई जंग नहीं होगी, हम अपनी बहन बशोलो खातून के साथ किपचाक में वापस जाएंगे। बातूर का हुक्म मिलते ही उसका बातिक कमांडर वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे संजार और मलिक तब्बार अपने सिपाहियों के साथ कारखाने में सलजोकी सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं। संजार कहता है, सिपाहियों किपचाक ने शुमाल से चढ़ाई शुरू कर दी है, वो यहाँ आ रहे हैं, हमें अभी कवल की तैयारियां मुलतवी करनी होंगी, इस मामले को सुलझाने के बाद हम तैयारियां दोबारा शुरू कर देंगे। ये सुनकर तमाम सिपाही सीने पे हाथ रख के आदाब बजा लाते हैं और मलिक तब्बार संजार से कहता है, हम पहले किपचाक को शिकस्त देंगे, हम चाहते थे कि कोवल पर कब्जा करें और काफिरों को उसकी दीवारों पर टांग दें, लेकिन खैर अब क्या हो सकता है। इसी दौरान घोड़े पर सवार एक सिपाही वहाँ आता है। उस सिपाही को देखकर बलबान कहता है, शहजादे साहब ये कबीले का सिपाही है। इसी दौरान सिपाही घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और आदाब बजा लाने के बाद कहता है, शहजादे साहब तुरना खातून ने पैगाम भिजवाया है, बशोलो खातून अपने सामान के साथ कबीले से चली गई हैं, वो कहाँ गई हैं कोई नहीं जानता। इस पर संजार कहता है, सुल्तान ने उन्हें महल बुलवाया है,
इसीलिए वो वहाँ चली गई हैं। जवाबन स्पाई कहता है, जनाब वो सुल्तान के पैगाम रसा के आने से पहले ही जा चुकी थी। बशोलो खातून को इल्म ही नहीं है कि सुल्तान ने उन्हें बुलवाया है। ये सुनकर मलिक तबार और संजार को एक जोरदार धचका लगता है और संजार कहता है वो खुद को इसका कसूरवार ठहरा रही थी। तो तबार कहता है यही वजह है कि जब उन्हें इल्म हुआ कि जंग की तैयारियां रुक गई हैं तो उन्होंने अपना सामान लिया और मेरे मामू के पास चली गई। वो जंग को रोकने के लिए किप्चाक की सरजमीनों की तरफ चली जाएंगी। फौरन चले उन्हें रोकते हैं। ये कहते साथ ही मलिक तबार तमाम लोगों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर सल्जोकी महल में वज़ीर-ए-आज़म सुल्तान के साथ राहदारी से गुजर रहे होते हैं और कहते हैं बातुर अब की बेवकूफी और जंग के ऐलान के बावजूद आपने उसे फिर भी एक मौका दिया मेरे सुल्तान। इस पर सुल्तान कहते हैं हम कुफार से जंग की तैयारियों में थे, लेकिन बातुर की हरधर्मी की वजह से हमारे भाई शहीद होंगे। हाजी अब हम अपनी ख्वाहिश छोड़कर अपने मकसद के बारे में सोचेंगे। मैं उससे बात करने जाऊंगा, लेकिन अगर वो फिर भी बजीद रहा तो मैं उसे कत्ल करके किप्चाक से जंग शुरू करूंगा। इसी दौरान कबीले की तरफ भेजा गया सुल्तान का सिपाही वहाँ पहुंच जाता है। उसे देखकर सुल्तान पूछते हैं बताओ क्या तुमने बशोलो खातून को महल आने का कहा है? इस पर सिपाही डरते हुए कहता है सुल्तान मेरे वहाँ जाने से पहले ही बशोलो खातून कबीला छोड़कर जा चुकी थी। वो कहाँ गई है कोई नहीं जानता। सुल्तान उन्होंने ये खत आपके लिए छोड़ा है। ये कहते साथ ही सिपाही अपने हाथ में मौजूद खत और जंजीर सुल्तान के हाथ में दे देता है। सुल्तान खत को खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है आपके लिए मेरी मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं हुई, लेकिन रियासत और हमारे मकसद के लिए मेरी मोहब्बत ज्यादा है। यही वजह है कि मैं आपसे दूर रही और बहुत सी चीजों की कुर्बानी दी। मेरा फर्ज आपके लिए और आपके मकसद के लिए कुर्बानी देना है। मैं अब किप्चाक की सरजमीन की तरफ वापस चली जाऊंगी ताकि जंग रुक सके और भाई शहीद होने से बच जाए और आप अपने कवल के हदफ को पा सकें। बेशक मैं आपसे बहुत दूर रहूंगी, लेकिन आपकी और मेरे बेटों की फतुहात मेरे लिए खुशी का बायस होंगी। वक्त हमारे जख्मों को नहीं बढ़ता। ये अब हमारी किस्मतों में एक नया मोड़ है। मेरे बेटों की हिफाजत कीजिएगा, वो आपके पास अमानत है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ये पढ़ते साथ ही सुल्तान मलिक शाह बहुत गमगीन हो जाते हैं और बशोलो खातून की तरफ से भेजी गई जंजीर को अपनी मुट्ठी में जोर से बंद कर लेते हैं। सुल्तान को गमगीन देखकर वज़ीर-ए-आज़म पूछते हैं मेरे सुल्तान बशोलो खातून ने क्या लिखा है? हम क्या बातूर से बात करने नहीं जाएंगे? इस पर सुल्तान कहते हैं हाजी अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब सब्बा गार में अपने सिपाही के साथ खड़ा होता है और सिपाही कहता है जनाब बातूर की फौज में मौजूद हमारे जासूस ने पैगाम भिजवाया है। बशोलो खातून बातूर के साथ किप्चाक की सरजमीनों की तरफ चली गई है। बातूर ने सल्जोकों के साथ जंग खत्म करने का हुक्म दे दिया है। इस पर सब्बा कहता है हमने एक चाल चली और उन्होंने एक नया कदम उठाया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सल्जोकू और किप्चाक में जंग होगी। मेरे तमाम फिदाइयों को इकट्ठा करो, हम अपना आखिरी कदम उठाएंगे। हमने कल किप्चाक के 2 सिपाहियों को कत्ल किया था, मगर अब हम बातूर को, उसके तमाम सिपाहियों को और बशोलो को कत्ल करेंगे और उनकी लाशें हमें वो जंग मुहैया करेंगी जो हम चाहते हैं। सब्बा का हुक्म मिलते ही उसका सिपाही वहाँ से चला जाता है। उधर संजार और तबार अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बातूर का ठिकाना था। वहाँ पहुंचकर संजार कहता है यहाँ कोई खेमा नहीं है, वो मेरी माँ को अपने साथ ले गए हैं। इसी दौरान संजार की नजर वहाँ से उठने वाले धुएं पर पड़ती है तो वो कहता है ये धुआं अभी भी ताजा है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फौरन चलो हम उन तक पहुँचते हैं। हम शुमाल की जानिब जाएंगे, अगर उन्होंने सरहद पार कर ली तो हम अपनी वालदा को वापस नहीं ला सकेंगे। ये कहते साथ ही संजार मलिक तबार और अपने सिपाहियों के साथ तेजी से आगे बढ़ता है। दूसरी जानिब बातूर बशोलो खातून को लेकर अपने सिपाहियों के साथ किप्चाक की सरजमीन की तरफ रवाना दवा होता है, जबकि सब्बा भी अपने फिदाइयों के साथ जंगल में मौजूद होता है और कहता है फिदाइयों बातूर इसी रास्ते से आएगा। हम अब सल्जोक तीरों से उन पर हमला करेंगे। जब हमारा हमला मुकम्मल हो जाएगा तो हम सल्जोकी साजो सामान पीछे छोड़ जाएंगे और किप्चाक सोचेंगे कि ये सब सल्जोकों ने किया है। वो बदले के लिए जंग का ऐलान कर देंगे। हर शख्स अपनी जगह पर वापस चला जाए। सब्बा का हुक्म मिलते ही तमाम बातनी सिपाही गाद के लिए झाड़ियों के जंगल में कराहान से आए हुए तरकान के सिपाही खड़े होते हैं और वहाँ तरकान के करीबी सल्जोकी सिपाही भी मौजूद होते हैं। कराहानी सिपाहियों का कमांडर पूछता है हम यहाँ तरकान खातून के हुक्म से मौजूद हैं, वो हमें क्या हुक्म देंगी? इस पर सल्जोकी कमांडर कहता है हम नहीं जानते, जब तरकान खातून पहुंचेंगी तो वो तुम्हें बजाते खुद हुक्म देंगी। इसी दौरान तेजी के साथ आने वाले तीर बहुत से कराहानी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर सल्जोकी सिपाही खौफजदा हो जाते हैं और ज़ुबैदा खातून अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों से निकलकर उनको चारों अतराफ से घेर लेती हैं। ज़ुबैदा खातून को देखकर सल्जोकी सिपाही हक्के बक्के रह जाते हैं और ज़ुबैदा खातून कहती हैं मैं जानती थी कि तरकान कुछ करने वाली है। ये कहते साथ ही वो सल्जोकी कमांडर की जानिब देखती है और गरजते हुए कहती है अच्छा तो तुमने कराहानी से सिपाही बुलवाए हैं और उसके लिए काम करते हो, ये गद्दारी और जासूसी है। इसी दौरान तरकान और ताजुल मुल्क भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं और झाड़ियों से ज़ुबैदा खातून को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, जबकि ज़ुबैदा खातून मजीद कहती है यकीनन तरकान और तुम इसकी सजा पाओगे। ज़ुबैदा खातून को देखकर तरकान के मुंह से बेसख्ता निकलता है ज़ुबैदा और ताजुल मुल्क कहता है ज़ुबैदा खातून ने हमारे सिपाहियों को और कराहानियों को पकड़ लिया है। इधर ज़ुबैदा खातून के सामने खड़ा कराहानी कमांडर कहता है हमने वही किया जो हमें कहा गया था, हम आपके रास्ते मामलात की परवाह नहीं करते, हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। जवाबन ज़ुबैदा खातून कहती है लेकिन मैं करूंगी तुम्हारा सर कलम। ये कहते साथ ही वो एक ही बार में उसको मौत की घाट उतार देते हैं और गरजते हुए कहते हैं सिपाहियों इन सबको पकड़ लो। ज़ुबैदा खातून का हुक्म मिलते ही उनकी खास खवातीन कराहानी सिपाहियों पर टूट पड़ती हैं। ज़ुबैदा खातून के दस्ते की खवातीन और कराहानी सिपाही एक दूसरे पर बढ़ चढ़ के हमले करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद तमाम के तमाम कराहानी सिपाही पकड़े जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर तरकान गज़बनाक निगाहों से ताजुल मुल्क को देखती है और ज़ुबैदा खातून अपनी तलवार म्यान में डालते हुए एक सिपाही से पूछती है मुझे अब बताओ किस काम के लिए तरकान ने तुम्हें बुलाया है? इस पर एक सिपाही कहता है हम नहीं जानते, वो भी हमें मिलकर बताने वाली थी। जवाबन ज़ुबैदा खातून कहती है तो फिर वो ये सुल्तान को महल में बताएंगी, मैं तुम सबको महल ले जाऊंगी। तरकान ने ये जानते हुए कि ये जासूसी है कराहानी सिपाहियों को रियासत में चुपके से बुलवाया, इस जुर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं अब तुम्हें देखूंगी तरकान। ये सुनकर तरकान अपने साथ खड़े ताजुल मुल्क से कहती है ज़ुबैदा ने हर चीज तबाह कर दी है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। दूसरी जानिब बातूर बशोलो खातून को लेकर अपने सिपाहियों के साथ किप्चाक की जानिब रवाना दवा होता है और आगे बढ़ते हुए बशोलो खातून से कहता है हम तकरीबन सरहद पार करने ही वाले हैं बहन, जब हम सरहद पार कर लेंगे तो कोई भी हमें आपको लेकर जाने से नहीं रोक सकेगा। इसी दौरान बेशुमार बातनी सिपाही झाड़ियों से निकलकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर बातूर बशोलो खातून और तमाम लोग घोड़ों से कूद जाते हैं। बातूर के घोड़े से उतरते ही सब्बा भी अपने सिपाहियों के साथ एक जानिब से आगे बढ़ता है और कहता है बातूर तो तुम वापस किप्चाक की जानिब जा रहे थे। इस पर बातूर कहता है सब्बा तुम मेरे रास्ते पर क्या कर रहे हो, मेरा तुमसे मामला खत्म हो चुका है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर बशोलो खातून कहते हैं ये हसन सब्बा है। ये कहते साथ ही वो अपना चेहरा अया कर देते हैं
और गुस्से से कहती है, बातुर इसका क्या मतलब है? क्या आप इस शैतान के साथ काम कर रहे थे? तो बातुर कहता है, बहन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानती और अब वो बातें कोई माना नहीं रखती। बहन चले अब अपने रास्ते पर चलते हैं। जवाबन बशोलो खतून गुस्से से कहती है, आप इस शैतान के साथ कैसे काम कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये हमारा दुश्मन है? ये कहते साथ ही बशोलो खतून अपनी तलवार निकालकर सब्बा की जानिब बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। ये देखकर बातुर बशोलो खतून को रोक देता है और बशोलो खतून कहती है, बातुर इस कुत्ते ने जरूर तुम्हें इस्तेमाल किया है वरना ये मदद ना करता। बशोलो खतून की बात सुनकर सब्बा बातुर से कहता है, बातुर अपने बड़ों की बात सुनना अच्छी बात होती है लेकिन तुम्हारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। सब्बा की ये कहते ही जाड़ियों में छुपे बातनी सिपाही आनंद फानंद तीर बरसाकर बातुर के तमाम सिपाहियों को मौत की घाट उतार देते हैं और बातुर के सिपाहियों के मरते ही तमाम बातनी सिपाही जाड़ियों से निकलकर सामने आ जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर बातुर और बशोलो खतून हक्के बक्के रह जाते हैं और सब्बा कहता है, मैंने तुम्हें जिस आग में झोंका वो कुछ भी नहीं थी। बातुर असल आग तो इस सरजमीन पर लगेगी जब तुम मरोगे। सलजोकर के चाक एक दूसरे की खूनी आग में जलेंगे। ये सुनकर बातुर गुस्से से कहता है, सब्बा तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी लेकिन तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारे जिस्म से तुम्हारा सर उतार दूंगा। ये कहकर बातुर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके पीछे खड़ा गद्दार कमांडर अपना खंजर निकालकर बातुर के कंधे में गोंद देता है जिसकी वजह से बातुर घुटनों के बल आ जाता है और एक बातिस पे आगे बढ़कर अपनी तलवार बशोलो खतून के गले पर रख देता है। बातुर अपने कमांडर की गद्दारी देखकर दुख से कहता है, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह परवान चढ़ाया और अब तुम मुझे गद्दारी का जहरीला फल दे रहे हो। इस पर सब्बा हंसते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, मैं पहले बातुर के सर से शुरू करूंगा, देखते हैं कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। ये कहकर सब्बा जैसे ही इशारा करता है बातुर का गद्दार कमांडर आगे बढ़कर अपना खंजर उसके गले पर रख देता है लेकिन इससे पहले कि वो बातुर का गला काटता तेजी के साथ आने वाला एक तीर उसको मौत की घाट उतार देता है और अगले ही लम्हे बशोलो खतून के गले पर तलवार रखने वाला बातिस पे भी तीर का निशाना बन जाता है। ये देखकर सब्बा जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ सुल्तान मलिक शाह अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर मौजूद होते हैं। इसके साथ ही सलजोकिस पे जाड़ियों से निकलकर बातिस सिपाहियों को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। सुल्तान मलिक शाह को देखकर बशोलो खतून बहुत खुश होती है और सुल्तान सब्बा से कहते हैं, मैं इन्हें बचाऊंगा सब्बा। सुल्तान अलपरस्लान का बेटा मलिक शाह। इसी दौरान संजार और मलिक तबार भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं और मलिक तबार बुलंद आवाज से कहता है, हम भी बचाएंगे। जवाबन संजार बुलंद आवाज से कहता है, सुल्तान मलिक शाह के बेटे। संजार और तबार को देखकर सुल्तान मलिक शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जबकि यह सूरत हाल देखकर सब्बा के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसके साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं और गरजते हुए कहते हैं, मेरे सिपाहियों इन पर टूट पड़ो। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने घोड़े से कूद जाते हैं और सब्बा भी बुलंद आवाज से कहता है, मेरे फिदाइयों तुम लोग भी हमला करो, पीछे मत हटना। इसके साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सुल्तान मलिक शाह पहले ही वार में बेशुमार बातिस सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं जबकि बदबख्त सब्बा भी बहुत से सलजोकी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। संजार और तबार भी अपनी तलवारों का बातियों पर बेदरेग इस्तेमाल करते हैं जबकि बशोलो खतून भी एक तलवार उठाकर बातिस सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और बातुर भी जख्मी होने के बावजूद बेशुमार बातिस सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देता है। संजार के साथ ही बातिस सिपाहियों के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं जबकि सलजोकी सिपाही भी तेजी के साथ बातिस सिपाहियों का सफाया कर रहे होते हैं। उधर जंगल में ज़ुबैदा खतून के सिपाहियों ने तरकान के बिलाई के सिपाहियों को काबू किया होता है। ज़ुबैदा खतून कहते हैं, हम फौरन महल लौटेंगे, हमारे लश्कर में अपने कराहानी सिपाही दाखिल करने पर तरकान खतून सजा पाएंगी। ये कहकर ज़ुबैदा खतून जैसे ही अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ने लगती है तरकान जाड़ियों से बाहर आ जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, ज़ुबैदा छोड़ो इन सिपाहियों को। ये सुनकर ज़ुबैदा खतून एकदम से पीछे देखती है और कहती है, हमारे लश्कर में कारा खानदान के सिपाही दाखिल किए गए, ये वाज़ेह गद्दारी है और अब तुम्हारी गद्दारी सामने आ चुकी है। इस पर तरकान कहती है, ज़ुबैदा खतून अपने सिपाहियों को अपनी मतहती में रखना मेरा हक है। जैसे इन सिपाहियों को आपने सल्तनत की मसलियत के नाम पर रखा हुआ है, मुझे कोई भी सल्तनत का गद्दार नहीं कह सकता। अगर आपने फिर मुझे गद्दार कहा तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही ताजुल मुल्क कहता है, ज़ुबैदा खतून तरकान खतून बिल्कुल ठीक कह रही है, आपने इनके सिपाहियों पर काबू पाने के लिए धोखे से काम लिया है। जवाबन ज़ुबैदा खतून कहती है, यहाँ सिर्फ एक धोखा तुम लोगों की गद्दारी है, यकीनन तुम दोनों गद्दार हो। ये सुनकर तरकान जैसे ही तलवार निकालने लगती है ज़ुबैदा खतून उसकी तलवार म्यान में बिखेर कर अपनी तलवार उसके गले पर रख देती है और कहती है, सुल्तान की खिदमत में पेश होना होगा, फैसला वही करेंगे, गद्दार हो या नहीं सबके सामने आ जाएगा। दूसरी जानिब मैदान जंग में बातिस सिपाहियों का कत्लेआम जारी होता है। इसी दौरान सब्बा और सुल्तान मलिक शाह आमने सामने आ जाते हैं और आगे बढ़कर एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं मगर सुल्तान मलिक शाह का एक जबरदस्त वार सब्बा के अंगूठे को काटता हुआ गुजर जाता है जिसकी वजह से सब्बा के हाथ से तलवार भी गिर जाती है और वो तकलीफ से कराते हुए अपने हाथ को पकड़ लेता है। सब्बा को खतरे में देखकर एक बातिस पे तीर मारकर सुल्तान मलिक शाह को जख्मी कर देता है लेकिन सुल्तान मलिक शाह तीर की परवाह किए बगैर सब्बा पे वार करने की कोशिश करते हैं मगर दो बातिस पे आगे बढ़कर सुल्तान मलिक शाह का वार नाकाम बना देते हैं जबकि कुछ बातिस पे सब्बा को लेकर जाड़ियों की तरफ भाग जाते हैं। सब्बा के मैदान जंग से निकलते ही बातिस पेयों की हिम्मत जवाब दे जाती है। इसी दौरान मलिक तबार और संजार सुल्तान मलिक शाह को जख्मी देखकर तेजी से उनके पास आते हैं और मलिक तबार कहता है, सुल्तान आप जख्मी हैं, तीर फौरन निकालना होगा। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मुझे छोड़ो, सब्बा भाग रहा है, पकड़ो उसे, मैंने उसका अंगूठा काट दिया है। ये सुनकर मलिक तबार और संजार एकदम से अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से दौड़ लगाते हैं और बशोलो खतून आगे बढ़कर बातुर से पूछती है, बातुर क्या तुम ठीक हो? जवाबन बातुर कहता है, मैं ठीक हूँ बहन, फिक्र ना करें। जबकि सुल्तान मलिक शाह गरजते हुए कहते हैं, मैं सबके सर धड़ से जुदा कर दूंगा, मैं उनके सारे ठिकाने खाक में मिला दूंगा। और बातुर आगे बढ़कर सुल्तान मलिक शाह से कहता है, मैं हसन सब्बा के भड़काने पर यहाँ आया था, मैंने अपनी आपस की दुश्मनी की वजह से उससे इत्तेहाद किया मगर बहुत बड़ी गद्दारी के जाल में फंस गया। मैं नहीं जानता कि आपकी जवाब मर्जी के लिए क्या कहना चाहिए सुल्तान मलिक शाह। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, ज्यादा अहम गद्दारी के जाल से बच जाना है, हम पहले तुम्हारे जख्म का इलाज करेंगे फिर बाकी बात करेंगे। बातुर साहब को इलाज के लिए फौरन कहना कबीले ले जाया जाए और कप्चाक सिपाहियों को पूरे एजाज के साथ दफन किया जाए। ये सुनकर बातुर सुल्तान मलिक शाह का शुक्रिया अदा करता है और सलजोकी सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। सब लोगों के इधर उधर जाने के बाद बशोलो खतून आगे बढ़कर अपने रुमाल सुल्तान मलिक शाह के जख्म पर रख देते हैं और कहते हैं, मकतूब पढ़ने के बाद मुझे
मुझे आपके आने का यकीन नहीं था। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह उस लम्हे को याद करते हैं जब महल की राहदारी में वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा था, सुल्तान आपका कहना है कि बातूर से बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम फिर क्या करेंगे सुल्तान? जवाबन सुल्तान मलिक शाह ने कहा था, जहाँ कलाम खत्म हो जाए वहाँ तलवारें बात किया करती हैं। जरूरत पड़ी तो बछड़ों के लिए मेरी तलवार म्यान से बाहर आएगी और फिर कभी वापस नहीं जाएगी। ये ख्याल आते ही सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मैंने एक एलची कबीले रवाना किया था। मैं कप्तान के मामले को नजरअंदाज करके तुम्हें महल लाना चाहता था, मगर तब तक तुम कबीले से जा चुकी थी। इस पर बशरो खतून कहती है, अच्छा तो मुझे महल लेकर जाना चाहते हैं? जवाबन सुल्तान मलिक शाह हाँ में सरे लाते हैं तो बशरो खतून कहती है, लेकिन मेरे महल जाने से जंग न रुकती। मैं जंग के खात्मे के लिए ही बातूर के साथ जा रही थी। मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी। मैं बातूर के आपकी धमकियों के सामने गर्दन न झुकाने को भूल गई थी। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, यहाँ आने का सबब धमकियों के सामने सर न झुकाना नहीं है, बल्कि तुम्हें इतने सालों से गुम रहने के बाद वापस मिलने पर फिर से गुम न होने देना भी है। हमारी जिंदगियों को खा जाने वाले जख्म का इलाज अभी नहीं हुआ। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह बशरो खतून की बेजी की जंजीर उनके हाथ में दे देते हैं और अपने दोनों हाथ बशरो खतून के हाथ पर रख देते हैं। ये देकर बशरो खतून कहती है, सुल्तान चले फिर मेरी वजह से लगने वाले इस जख्म की मरहम पट्टी करते हैं। ये कहते साथ ही बशरो खतून अपना हाथ पीछे कर लेती है और सुल्तान मलिक शाह हाजिब कुमार को बुलाकर कहते हैं, हमारे और कप्तान के दरमियान फितना पैदा करने और हमें कवल की जंग से रोकने वाले बाती हैं। सिपाहियों को फैला दो और बातियों के हर ठिकाने को बर्बाद कर दो। हर सामने आने वाले का सर दर्द से जुदा कर दो ताकि कोई बाकी ना बचे। हम अब कवल की जानिब बढ़ेंगे, एक हाथ से बातियों के टुकड़े टुकड़े करेंगे तो दूसरे हाथ से काफिरों के। ये सुनकर हाजिब कुमार सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, जो हुक्म मेरे सुल्तान। इसके साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने तमाम करीबी लोगों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर सब्बा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में भागते भागते तकलीफ की वजह से रुक जाता है और अपने हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहता है, मेरा अंगूठा काट कर मेरे खसम को दावत दी है मलिक शाह, मैं तुमसे भारी कीमत वसूल करूंगा। फिर अपने सिपाहियों से कहता है, वो लोग ताकुब में आते होंगे, हमें फौरन गार में पहुंचना होगा और वहाँ मलिक शाह को खत्म करने के लिए आखिरी चाल चलेंगे। ये कहते साथ ही सब्बा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब संजार और मलिक तबार भी अपने सिपाहियों के साथ सब्बा और उसके सिपाहियों को तलाश कर रहे होते हैं और एक मुकाम पर पहुंचकर असलान ताश एकदम से घोड़े से कूद जाता है। असलान ताश को जमीन पर बैठा हुआ देखकर मलिक तबार पूछता है, असलान ताश तुमने क्या देख लिया? जवाबन असलान ताश जमीन पे हाथ मारते हुए कहता है, शहजादे साहब ये खून के ताजे निशान हैं, यानी कि सब्बा और उसके फदाइयों के हैं, वो उस तरफ गए हैं जनाब। इस पर संजार कहता है, जंगल की तरफ जाने का मतलब यह है कि यहाँ उनका कोई खुफिया ठिकाना होगा। सुल्तान ने हमें दुरुस्त तरफ इशारा किया है, ये रास्ता हमें जरूर सब्बा तक ले जाएगा। जवाबन मलिक तबार कहता है, हम लोग अथार का ताकुब जारी रखेंगे। मलिक तबार का हुक्म मिलते ही तमाम लोग निशानात के पीछे चल पड़ते हैं। नाज़रीन इसके बाद अब देखेंगे जुबैदा खातून तरकान और ताजुल मुल्क को लेकर महल में पहुंच जाती हैं और उन्हें कमरे में बंद करते हुए कहते हैं, सुल्तान के आने तक आप लोग यहीं रहेंगे, दरवाजे पर पहरेदार मुतय्यन रहेंगे। इस पर तरकान कहती है, मैं सुल्तान की बीवी हूँ, मेरे साथ ऐसा मामला नहीं किया जा सकता। जवाबन जुबैदा खातून कहती है, सल्तनत की नजर में हर मुजरिम बराबर है, यकीनन आप लोग भी अपना हिस्सा वसूल कर लेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ ना जीत पाने वाली जंग शुरू मत करना, याद रखो तुम्हारी गर्दन में जुर्म का हल्का मैं दाखिल करूंगी और सुल्तान मलिक शाह उसे खींच कर सख्त करेंगे। ये कहते साथ ही जुबैदा खातून वहाँ से चली। कैनक कबीले में सुल्तान मलिक शाह का इलाज जारी होता है और तबीब सुल्तान मलिक शाह के सीने से तीर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। सुल्तान मलिक शाह अपने सामने खड़े वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं, हम अब कवल के जिहाद के लिए निकलेंगे। हाजी क्या जंग के तौर तरीकों के मुताबिक एलची के लिए रवाना किया है? इस पर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, मेरे सुल्तान अगर पहले जख्मों का इलाज कर लिया जाए तो। इससे पहले कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी बात मुकम्मल करते सुल्तान मलिक शाह गुस्से से कहते हैं, मैंने पूछा कवल एलची रवाना किया या नहीं? ये कहते साथ ही अपने सीने की तरफ देखते हैं और तबीब को गुस्से से कहते हैं, निकालो इस तीर को। जबकि वज़ीर-ए-आज़म जवाब देते हुए कहते हैं, सुल्तान एलची रवाना कर चुका हूँ। जंगी तरीकों के मुताबिक पहले एलची मिथरा से कबूल इस्लाम का मुतालबा करेगा। अगर उसने ये कबूल ना किया तो जहाँ बख्शी के लिए किला हवाले करने का कहेगा। अगर ये भी कबूल ना किया तो उसे किले के लिए जंग की इत्तला दे दी जाएगी, लेकिन ज्यादा एहतमाल यही है कि वो हवाले करने पर तैयार नहीं होगा। इसी दौरान तबीब सुल्तान मलिक शाह के सीने से तीर निकाल देता है और सुल्तान मलिक शाह तकलीफ की वजह से अपने दांतों को जोर से दबाते हुए कहते हैं, हवाले ना करने का मुतालबा तस्लीम न करने को मैं भी जानता हूँ हाजी। सुल्तान की ये कहते साथ ही तबीब देखता हुआ खंजर सुल्तान मलिक शाह के सीने पर रख देता है और सुल्तान मलिक शाह तकलीफ की वजह से पूरी तरह कांप उठते हैं। जबकि सुल्तान मलिक शाह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमारे सामने चाहे जानी दुश्मन ही क्यों ना हो तो भी अपने जंगी कवानीन पर अमल किया जाएगा। इसी दौरान तुरना खातून बशरो खातून का बनाया हुआ मरहम आगे बढ़कर तबीब को देती है और कहती है, हकीम साहब ये मरहम सुल्तान मलिक शाह के जख्म पर लगाएं। मरहम देखकर सुल्तान मलिक शाह मोहब्बत से बशरो खातून की जानिब देखते हैं और तबीब आगे बढ़कर मरहम सुल्तान मलिक शाह के जख्म पे लगा देता है। इसी दौरान वहाँ हाजिब कुमार जाते हैं और अदाब बजा लाने के बाद कहते हैं, मेरे सुल्तान बातूर साहब खिदमत में पेश होना चाहते हैं। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, ले आए उन्हें। सुल्तान का हुक्म मिलते ही हाजिब कुमार वहाँ से चला जाता है और सुल्तान मलिक शाह तबीबू को भी वहाँ से भेज देते हैं। इसी दौरान बातूर खेमे में दाखिल होता है और सीने पे हाथ रख के अदाब बजा लाता है। जवाबन सुल्तान मलिक शाह भी मोहब्बत से बातूर को देखते हैं और बातूर कहता है, सुल्तान मलिक शाह मेरे जख्म का इलाज हो चुका है, आपने मेरी जान बचाई और साथ ही साथ गद्दारी के जाल को भी तोड़ा, हमें गफलत की नींद से जगाया। सुल्तान अगर आपके कर्ज अपनी जान देकर भी चुकाने पड़े तो मैं तैयार हूँ। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, हम एक ही नस्ल से आने वाले भाई हैं, हमारे कर्ज भी सिर्फ और सिर्फ मकसद के लिए हैं, ये आप भी जानते हैं। अगर अब आप हमारे मकसद के रास्ते में आने से और उसे बर्बाद करने से बाज रहे हैं तो समझे कि कर्ज अदा हो गया। जवाबन बातूर कहता है, सुल्तान मलिक शाह इसमें कोई शक नहीं, हम भी अब बातियों और काफिरों से इंतकाम लेंगे। सुल्तान अगर आप इजाजत दें तो किप्चाक सिपाही कोवल के खिलाफ हमले में आपकी मदद करना चाहते हैं। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, बहुत शुक्रिया बातूर साहब, हमारे लिए उनकी दुआएं ही काफी हैं। हमारी सरजमीन पर किप्चाक सिपाही पहले ही शहीद हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप उनके खानदानों तक हमारी खास ताजियत पहुंचाएं और उनसे कहें कि हम उनका इंतकाम जरूर लेंगे। ये सुनकर बातूर सीने पे हाथ रख के अदाब बजा लाता है और जैसे ही बशरो खातून की जानिब देखता है, बशरो खातून आगे बढ़कर बातूर को मोहब्बत से पकड़ लेती है। बातूर कहता है, बहन अब आपको छोड़ जाने का कोई डर नहीं है, आप दुरुस्त जगह और ठीक शख्स की निगरानी में हैं। इस पर बशरो खातून कहती है, अल्लाह की अमान में मेरे भाई, हमारे दरवाजे तुम्हें हमेशा खुले मिलेंगे। ये सुनकर बातूर बशरो खातून को सीने से लगाता है और मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। बातूर के जाने के बाद बशरो खातून सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान किप्चाक से जंग खत्म हुई है तो अपने कबीले में ही रहना चाहूंगी।
जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, खातून अब आप महल में ही रहेंगी। और फिर तुरना खातून की जानिब देखते हुए कहते हैं, संजार के साथ जब इस कदर बहादुर और हरफन मौला खातून मौजूद है तो उसे वालदा की जरूरत नहीं है। हमें महल में आपकी जरूरत है बशरो खातून, ताकि आपके साथ किया गया जुल्म खत्म हो और कोई आपके साथ जासूस वाला सलूक भी ना कर सके। आप महल की खातून बनेंगी। मेरे सिपाही तैयारियां मुकम्मल हो जाने पर आपको महल ले आएंगे। ये सुनकर बशरो खातून खुशी खुशी हाँ में सर हिलाती है और एक तरफ हटकर तुरना खातून के साथ खड़ी हो जाती है। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं, हाजी अब हम चलते हैं। हमेशा की तरह हर हमले से पहले नमाज अवाम के साथ पढ़ के उनकी दुआएं लेंगे। मेरी औलाद का पंजा हसन सब्बाह पर पड़ेगा और हम कवल पर मारने के लिए दूसरा पंजा तैयार करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह वज़ीर-ए-आज़म और हाजिब कुमार के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब खार में एक बातिस पे सब्बा के अंगूठा कटे हाथ पर कपड़ा बांध रहा होता है और सब्बा कहता है, खार की हर तरह से हिफाजत करो, ये हमारे लिए शहरक की तरह है। यहाँ हमारी खुफिया तरीन और खतरनाक तरीन मालूमात मौजूद है। अगर ये मालूमात सल्जोकों के हत्थे चढ़ गई तो वो हमें मिटा कर रख देंगे, इसलिए जो कर सकते हो करो, मगर उनको खार के करीब मत आने दो। सब्बा का हुक्म मिलते ही बातिस पे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब्बा जैसे ही तलवार निकालता है, तकलीफ की वजह से उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। ये देखकर सब्बा भड़क उठता है और खुद को झंझोड़ते हुए कहता है, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है मलिक शाह। मैं अब तुम्हें इतनी बड़ी ज़रब लगाऊंगा कि ना इंतकाम के लिए आ सकोगे और ना ही कवल पर हमला करने जा सकोगे। उधर मलिक तबार और संजार अपने सिपाहियों के साथ जंगल में खड़े होते हैं। असलान ताश कहता है, शहजादे साहब असार बता रहे हैं कि सब्बा यहीं कहीं गायब हुआ है। ये सुनकर संजार कहता है, हम असलान ताश के बताए हुए निशानात के मुताबिक यहाँ पहुंचे हैं। यकीनन सब्बा किसी खुफिया मुकाम में घुस गया है। जवाबन मलिक तबार कहता है, सुल्तान ने सब्बा का अंगूठा काटा है, हमें भी जल्द अज जल्द उसे तलाश करके खत्म करना चाहिए। इसी दौरान उन्हें एक बातनी वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है तो तोगान कहता है, शहजादे साहब वहाँ से एक बातनी गुजर रहा है, यानी कि खार इसी तरफ होगी। बाती सिपाही को देखकर बसकोश पूछता है, शहजादे साहब क्या टूट पड़े? तो संजार कहता है, जरूर इन लोगों ने खुफिया जाल बुन रखे होंगे, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनको कैसे सामने लाना है। ये कहते साथ ही संजार अपने घोड़े के पास जाता है और उसकी नाल पकड़ते हुए कहता है, जहांगीर अब तुम्हारी बारी है, शाबाश इन चूहों को बाहर निकाल फेंको। ये कहते साथ ही संजार घोड़े को छोड़ देता है और घोड़ा आंधी और तूफान की तरफ भागता हुआ झाड़ियों से आगे निकल जाता है। घोड़े के भागने की आवाज सुनकर झाड़ियों में छुपे हुए तमाम बाती सिपाही बाहर निकल आते हैं। बाती सिपाहियों के बाहर आते ही मलिक तबार कहता है, सबको तीरों पर रख लो। मलिक तबार का हुक्म मिलते ही सल्जोकी सिपाही बातियों पे तीरों की बारिश कर देते हैं और वो सब के सब सल्जोकी तीरों का निशाना बन जाते हैं। इसी दौरान संजार का घोड़ा भी एक बड़ा चक्कर काटने के बाद वापस उसके पास आ जाता है और संजार उससे प्यार करते हुए कहता है, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। ये देखकर मलिक तबार कहता है, शहजादे संजार तुम्हारा तो घोड़ा भी बातियों को जानने वाला निकला। जवाबन संजार कहता है, भाईजान इसमें भी सल्जोकी खून शामिल है। ये कहते साथ ही संजार आगे बढ़ता है और मजीद कहता है, सिपाही यही होशियारी से मुंतजिर रहेंगे, हम जाकर उन सब पर क़यामत ढाते हैं। ये कहते साथ ही संजार मलिक तबार और अपने साथियों के साथ खार की जानिब बढ़ता है। दूसरी जानिब खार के अंदर बाती सिपाही चाको चौबंद खड़े होते हैं और संजार एक जानिब से छुपकर उन्हें देखते हुए कहता है, यहाँ 4 पहरेदार खड़े हैं, हमें फौरन सब्बा को तलाश करना होगा। ये कहते साथ ही संजार अपने साथियों के साथ आगे बढ़कर बाती पहरेदारों पर टूट पड़ता है। संजार और उसके साथी बाती सिपाहियों को आनंद फानंद मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि बालाबान ने जिस बाती सिपाही को पकड़ा होता है वो मरने के बजाय तकलीफ से करा रहा होता है। ये देखकर तुगान उसे दबोचते हुए कहता है, हाथ हल्का रखा है तुमने बालाबान, ये काम ऐसे करते हैं। ये कहते साथी तुगान एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है और बालाबान उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, खैर तो है क्या हुआ तुगान, मेरा भी गला घोंट दोगे क्या? लेकिन तुगान उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उधर गार के अंदर सब्बा हर चीज से बेखबर 2 बाती सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और उन्हें 6 खंजर देते हुए कहता है, मलिक शाह आदत के मुताबिक जोहर की नमाज अवाम के साथ पड़ेगा। ये 6 खंजर अस्फहान में मेरी बिताई की जगह पर रख देना, वहाँ घुसने वाले फिदाई इन्हें उठा लेंगे। खंजरों के दस्तों पर अहकामात लिखे गए हैं, नमाज के लिए पहुंचने से पहले ही मलिक शाह मारा जाएगा। मलिक शाह मेरे अंगूठे की दियत अदा करेगा और कोवल कभी नहीं जा पाएगा। दूसरी जानिब संजार राहदारी में खड़े होकर बाती सिपाहियों को देखते हुए कहता है, यहाँ मजीद बाती सिपाही मौजूद है, यानी कि सब्बा यही है। ये कहते साथ ही संजार मलिक तबार और अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़कर बाती सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। बाती सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते ही संजार और उसके साथी तेजी के साथ दरवाजा तोड़कर सब्बा के कमरे में दाखिल हो जाते हैं, मगर चंद लम्हे पहले वहाँ मौजूद सब्बा अब यहाँ से गायब होता है। खाली कमरा देखकर संजार कहता है, यहाँ कोई नहीं है, यानी कि लड़ाई की आवाज सुनकर भाग निकले, यहाँ जरूर कोई खुफिया रास्ता होगा। ये कहते साथ ही संजार गौर से कमरे को देखने लग जाता है। इसी दौरान संजार की नजर दीवार पे मौजूद 2 सुराखों पर पड़ती है तो वो एकदम से आगे बढ़ता है और गौर से उन सुराखों को देखने के बाद असलान ताश से कहता है, असलान ताश खंजर मुझे दो। खंजर लेने के बाद संजार जैसे ही उसे एक सुराख में डालता है वो आसानी से अंदर दाखिल हो जाता है। ये देखकर संजार कहता है, खंजर यहाँ आसानी से दाखिल हो गया, यानी कि यहाँ जाल है। इसके बाद संजार खंजर को दूसरे सुराख में डालता है तो वहाँ बहुत मुश्किल से दाखिल होता है। ये देखकर संजार कहता है, यहाँ मुश्किल से गया है, यानी दरवाजा यहाँ से खुलेगा। ये कहते साथ ही संजार खंजर को जोर से झटका देता है तो पूरी दीवार हिल जाती है और संजार अपने साथियों के साथ मिलकर दीवार के शीशे को पीछे धकेल देता है। दीवार के पीछे हटते ही वहाँ से एक खुफिया दरवाजा नमदार होता है। दरवाजा देखकर संजार कहता है, जलील यहाँ से भागा है, फौरन उसके पीछे चलो। ये कहते साथ ही संजार तेजी से अंदर दाखिल हो जाता है और गार के दूसरी जानिब से बाहर जा निकलता है। संजार के पीछे पीछे मलिक तबार और उसके बाकी साथी भी गार से बाहर आ जाते हैं, जबकि सब्बा एक जानिब छुपकर अपने सिपाहियों के साथ गौर से उन्हें देख रहा होता है। संजार और उसके साथियों के गार से बाहर आते ही बाकी सिपाही उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं, लेकिन वो सब फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। सब्बा अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे फिदाइयों इन पर तीरों की बारिश कर दो, हम अपनी गार इनको नहीं देंगे। सब्बा के हुक्म पर बाकी सिपाही इतने तीर बरसाते हैं कि संजार उसके साथियों और मलिक तबार को मुंह बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिलता। ये देखकर बसकोश परेशान होते हुए कहता है, हम घेरे में आ चुके हैं, शहजादे साहब इन तीरों के रुके बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। संजार और मलिक तबार को बेबस देखकर सब्बा का चेहरा खुशी से खिल उठता है, मगर इसी दौरान सब्बा के सिपाही तीरों का निशाना बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सब्बा को एक जोरदार धचका लगता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ सल्जोकी सिपाही खड़े होते हैं जो कि बाकी सिपाहियों पर आनंद फानंद तीर बरसा रहे होते हैं।
बातनी सिपाहियों को गिरते हुए देखकर मलिक तबार कहता है, एहतियाती तदबीर काम आ गई, हमें फौरन हमला करना होगा, शाबाश। ये कहते साथ ही मलिक तबार संजार और उसके साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ता है और बातनी सिपाहियों पर बिजली बनकर गिरता है। ये सूरत हाल देखकर सब्बा अपने दो सिपाहियों के साथ एक जानिब हट जाता है। मलिक तबार बातनी सिपाहियों को काटते हुए बुलंद आवाज से कहता है, खार के अंदर मौजूद कागजात उठा लो और खार को आग लगा दो। ये सुनकर सब्बा कहता है, हम खार बचाते हुए इनके जाल में फंस गए, खार उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, वहाँ कोवल से मुतालिक बहुत अहम मालूमात मौजूद है। ये कहते साथ ही सब्बा बुलंद आवाज से अपने लड़ने वाले सिपाहियों से कहता है, मुकाबला करो फिदाइयों, मौत तक मुकाबला करो। जबकि संजार की तलवार बातनी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट रही होती है और संजार के साथी भी बातनी सिपाहियों के एक नहीं चलने देते। बातनी सिपाहियों की लाशें पके हुए आमों की तरह गिर रही होती हैं। ये सूरत हाल देखकर सब्बा एक मरतबा फिर बुलंद आवाज से कहता है, खार इतनी आसानी से इनके हवाले नहीं की जा सकती, मेरे फिदाइयों मुकाबला करो, मौत तक मुकाबला करो। इसी दौरान एक बातनी सिपाही भागता हुआ सब्बा के पास आता है और कहता है, सैयदना हजरत, हम खार नहीं बचा सकते, अगर फौरन फरार न हुए तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सब्बा कहता है, मेरी शरक काट डाली मलिक शाह, मगर अपने खात्मे से पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही सब्बा अपने साथ मौजूद दोनों फिदाइयों की जानिब देखता है और उन्हें हुक्म देते हुए कहता है, फौरन अब अलग अलग रास्तों से असफहान पहुंचो और खंजर मेरी बताई हुई जगह पे रख दो, फिदाइयों तक पैगामात पहुंचे और मलिक शाह मारा जाए। मलिक शाह, अगर तुम तक कोवल के मुतालिक मालूमात पहुंच भी जाए तो भी मैं तुम्हें कोवल फतह नहीं करने दूंगा। ये कहते साथ ही सब्बा अपने करीबी सिपाही के साथ वहां से भाग जाता है। जबकि संजार सब्बा के भेजे हुए फिदाइयों में से एक को भागते हुए देख जाता है और बुलंद आवाज से कहता है, ये फिदाई सब्बा से जुदा हो गए हैं, सीधा असफहान जाएंगे, मुझे इनके रास्ते का इल्म है, फौरन इनके पीछे चलेंगे। ये कहकर संजार जैसे ही आगे बढ़ता है, बलाबान दूर से तीर मारकर एक फिदाई को जमीन पे गिरा देता है और उसके गिरते ही मलिक तबार और संजार अपने साथियों के साथ उसके सर पे आ पहुंचते हैं। जबकि तुगान आगे बढ़कर अपनी तलवार उसके गले पे रख देता है। संजार पूछता है, बताओ क्या मालूमात लेकर जा रहे हो? इस पर बातनी सिपाही कहता है, कैसे अहकामात, मैं सिर्फ तुम लोगों के डर से भाग रहा हूँ। ये सुनकर संजार उसके जख्म को दबाते हुए कहता है, अगर हमसे भागते तो सब्बा के साथ भागते, साफ जाहिर है कि तुम अहकामात लेकर जा रहे हो, बताओ असफहान में क्या करने वाले थे? इस पर बातनी सिपाही कहता है, मैं तुम लोगों के सर मसल दूंगा। बातनी सिपाही की तरफ से जवाब न मिलने पर संजार झुक के उसका खंजर उठा लेता है और खंजर को खोलकर उसके पीछे छुपा हुआ खत निकाल लेता है। खत पढ़ने के बाद संजार कहता है, सुल्तान मलिक शाह की जान लेने का हुक्म दिया गया है, ये कुत्ता असफहान के फिदाइयों को पैगाम पहुंचाने जा रहा था। इस पर बातनी सिपाही कहता है, मुझे तो पकड़ लिया, मगर यह हुक्म वहां पहुंच कर रहेगा, जरूर आज सल्जोगों के सरबराह का सर कुचला जाएगा, सैयदना का इंतकाम लिया जाएगा और कोवल पर हमला नहीं हो सकेगा। जवाबन मलिक तबार उसके जख्म को जोर से दबाते हुए पूछता है, सुल्तान की जान कौन लेगा? इस पर बातनी सिपाही कहता है, सैयदना सिर्फ राजदारों के साथ काम करते हैं, मैं अब उनकी जन्नत जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो तुगान की तलवार पकड़कर अपना गला काट डालता है। ये देखकर संजार और तबार हक्के बक्के रह जाते हैं और मलिक तबार कहता है, सुल्तान हमले से पहले नमाज पढ़ने जाएंगे। इस पर संजार कहता है, हमें फौरन असफहान के फिदाइयों तक पहुंचना होगा। ये कहते साथ ही संजार मलिक तबार और अपने साथियों के साथ वहां से दौड़ पड़ता है। इधर असफहान में तरकान ताजुल मुल्क के साथ कमरे में कैद होती है और ताजुल मुल्क परेशानी के आलम में कहता है, सुल्तान की नजर वैसे भी हम पर तवील अरसे से थी, अगर अब गद्दारी का फैसला हुआ तो हमें सजाए मौत मिलेगी। इस पर तरकान कहते हैं, जुर्म के एहसास से बाहर निकलो ताजुल मुल्क, हम पर कभी ऐसा फैसला नाफिज नहीं होगा, हमने सल्तनत से गद्दारी नहीं की, जो चीज उन्हें जुर्म महसूस हो रही है वो असल में सल्तनत की मसलिहत थी। इसी दौरान वहाँ एक पैगाम रसा आता है। पैगाम रसा को देखकर तरकान पूछती है, सुल्तान आगे हैं, क्या हमें बुलाया गया है? जवाबन पैगाम रसा कहता है, सुल्तान जोहर की नमाज के लिए सीधा मस्जिद गए हैं, मैं यही बताने के लिए आया हूँ। ये कहते साथ ही पैगाम रसा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ताजुल मुल्क परेशानी के आलम में कहता है, हाय काश कोई मौजज़ा हो और हम सुल्तान की खिदमत में पेश होने से बच जाए। दूसरी जानिब असफहान के एक मुकाम पर बातनी सिपाही बेस बदले खड़े होते हैं और उनका सरबराह कहता है, सैयदना ने जन्नत का वादा किया है, हम अब मलिक शाह को मारकर जन्नत में जाएंगे, हम नमाज के लिए जाते हुए उसका काम तमाम कर देंगे। ये कहते साथ ही वो सब वहाँ से इधर उधर चले जाते हैं और चुपके से जाकर सुल्तान मलिक शाह के इस्तकबाल के लिए खड़े सल्जोकी सिपाहियों और लोगों में घुस जाते हैं। इसी दौरान सुल्तान मलिक शाह अपने करीबी लोगों और सिपाहियों के हिसार में घोड़े पर सवार वहाँ पहुंचते हैं। सुल्तान मलिक शाह को देखकर लोग बुलंद आवाज से उन्हें दुआएं देते हैं। इसी दौरान एक बातनी सिपाही आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कहता है, सुल्तान मैं मजलूम हूँ, मुझे शिकायत करने का मौका दिया जाए। सुल्तान आप रहम दिल हैं, आप गरीबों की बात सुनते हैं। उसे तड़पते हुए देखकर सुल्तान मलिक शाह अपने सिपाही से कहते हैं, छोड़ दो इसे। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सल्जोकी सिपाही रास्ते से हट जाते हैं और बातनी सिपाही आगे बढ़ते हुए कहता है, हम मुश्किल में हैं सुल्तान, हमारा आपके बगैर कोई मददगार नहीं है। सुल्तान की तवज्जो जैसे ही उसकी जानिब जाती है, वहाँ मौजूद बातनी सिपाही सुल्तान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बातनी सिपाही जैसे ही सुल्तान के करीब अपना खंजर लेकर जाता है, वहाँ पहुंचने वाला संजार उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर सुल्तान मलिक शाह हक्के बक्के रह जाते हैं, जबकि संजार किसी शेर की तरह बातनी सिपाही का खंजर उसी के सीने में गोद देता है। ये सूरत हाल देखकर वज़ीर आज़म गरजते हुए कहते हैं, सुल्तान की हिफाजत करो। वज़ीर आज़म का हुक्म मिलते ही सल्जोकी सिपाहियों की तलवारें बेनियाम हो जाती हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। सुल्तान का मुशीर हाजिब कुमार सुल्तान की हिफाजत के लिए अपने तन धन की बाजी लगा देता है और सल्जोकी सिपाही सुल्तान के गिर्द हिसार बनाने शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सुल्तान से रहम की भीख मांगकर सामने आने वाला बातनी सिपाही खंजर निकालकर सुल्तान की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मलिक शाह तुम नहीं बचोगे। इससे पहले कि वह सुल्तान मलिक शाह पे हमला करता, मलिक तबार उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका खंजर उसी के पेड़ में गोद देता है। जबकि बाकी बातनी सिपाही संजार के साथियों के हाथों मारे जाते हैं। बलाबान और तुगान सुल्तान के गिर्द सल्जोकी सिपाहियों के साथ हिसार बनाते हुए कहते हैं, सुल्तान पिछला रास्ता महफूज है, आप वहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह संजार और तबार की जानिब देखते हुए पूछते हैं, हमले का कैसे पता चला? इस पर तबार कहता है, सुल्तान सब्बा की गार पर हमला किया गया, हाथ आने वाले बातियों और खंजरों से मिलने वाले पैगामात से पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सही वक्त पर पहुंचे। इसके बाद संजार कहता है, सब्बा ने इंतकाम लेने और कोवल पर हमले से रोकने के लिए ऐसा किया। यह सुनकर वज़ीर आज़म कहते हैं, खार ना बचाने की वजह से वो पागल हो चुका है और अब जगह जगह उसके फिदाइयों के मारे जाने की वजह से वो यकीनी तौर पर खत्म हो जाएगा। यह हमला उनका आखिरी हमला साबित होगा।
इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, लोगों को बेचकर अवाम को पुरस्कून करें हाजी, खद्दारों के मारे जाने, हमारे सही सलामत होने और कोवल पर हमले के बारे में बताया जाए। सुल्तान का हुक्म मिलते ही हाजी कुमार वहाँ से चले जाते हैं और सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, हम महल जाकर हमले की तैयारी करेंगे, वो जो चाहे कर लें, लेकिन हम ये हमला करने से बाज नहीं आएंगे। बातियों पर पड़ने वाला पंजा कोवल के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने करीबी लोगों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद अब देखेंगे कोवल किले के सहन में सुल्तान मलिक शाह का एलची मिथरास के सामने खड़ा होता है और कहता है, सुल्तान मलिक शाह कोवल किले पर हमले की तैयारी कर चुके हैं। जंगी कानून के मुताबिक अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं तो किले को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। इस पर मिथरास कहता है, मैं एक ईसाई हूँ और एक मुसलमान के साथ ईसाइयों की तरह लड़ूंगा। जवाबन सल्जोकी एलची कहता है, अगर फिर आप किला हवाले कर दे तो सुल्तान मलिक शाह सबकी जान बख्शी कर देंगे। इस पर मिथरास कहता है, हमें अपनी जानों की कोई परवाह नहीं है, हम सब यहाँ जंग के लिए ही हैं। जवाबन एलची कहता है, मिथरास फिर सुल्तान मलिक शाह अपने लश्कर के साथ आएंगे और ये किला हथियारों और खून से हासिल करेंगे। ये सुनकर मिथरास को जवाब नहीं देता तो एलची पूछता है, आपका आखिरी फैसला क्या है? ये सुनते ही मिथरास एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार देता है और कहता है, आखिरी फैसला तलवार तो तलवार, खून तो फिर खून। मिथरास के ये कहते साथ ही उसका कमांडर आगे बढ़ता है और कहता है, जनाब सल्तनतों के माबेन रवायात के मुताबिक एलची का कत्ल ममनू है, सुल्तान मलिक शाह अब मजीद गजबनाक हो जाएगा। यह सुनकर मिथरास अपनी तलवार अपने कमांडर की जानिब करते हुए कहता है, मैं रिवायात को नहीं मानता कारियोस, मुझे मलिक शाह के गुस्से की कोई परवाह नहीं है। ये उसे बताने के लिए है कि हम खौफजदा नहीं है। सब्बा अपने वादे तोड़ चुका है, वो किपचाक के जरिए सल्जोकों पर वार करने वाला था, मगर जंग के बजाय सुलह होगी। मलिक शाह अब हमारे गिर्द घेरा मजीद तंग करेगा, यह सब्बा नामी शख्स इसका बदला चुकाएगा। ये कहते साथ ही मिथरास अपने सिपाहियों की जानिब मुतवज्जह होता है और बुलंद आवाज से कहता है, मेरे सिपाहियों बहुत जल्द बादशाह का भेजा गया लश्कर यहाँ पहुंच जाएगा, बस उनके आने तक हिम्मत से काम लो, आखिरी सांस तक कोवल की हिफाजत करो और मलिक शाह के साथ आने वाली फौज को खत्म कर दो। मुझे आप लोगों पर यकीन है। दूसरी जानिब काना कबीले में बशोलो खतून महल की तरफ रवानगी की तैयारियां कर रही होती हैं और तुरना खतून बशोलो खतून से कहती हैं, वालिदा आखिरकार सालों की मेहनत और मशक्कत का इनाम पाने वाली है, अपने हक यानी महल में लौट जाएंगी। इस पर बशोलो खतून कहती हैं, बेटी मेरा इनाम तो बस सुल्तान के दिल में अपनी जगह का होना है। सालों बाद उनके पुराने एहसासात के साथ मेरी तरफ देखना आसान नहीं होगा, ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जब उन्होंने बच्चों की वजह से मुझे वफादारी का कहा तो मुझे लगा कि अब उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रही, मेरी उम्मीद टूट गई थी। जवाबन तुर्रा खतून कहती हैं, लेकिन सुल्तान का दिल फिर से खिल उठा और अब वो पानी की तरह साफ सुथरा है। इस पर बशोलो खतून कहती हैं, जाहिर है कि कुछ अरसा तो मुश्किल होना ही थी और अब भी मजीद कुछ अरसा मुश्किल से गुजरना होगा, मगर मैंने सालों तक अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा किया। ये कहते सादी बशोलो खतून उस लम्हे को याद करती हैं जब सुल्तान मलिक शाह ने उनसे कहा था, वक्त हर जख्म का मरहम होता है, बस आपको इस इलाज का पता होना चाहिए। सालों तक हरे रहने वाले जख्म का एक इलाज वक्त है। ये ख्याल आते ही बशोलो खतून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तुरना खतून कहती है, सुल्तान को दिया गया इलाज ही सुल्तान के सालों तक हरे रहने वाले जख्म का इलाज बना है, इसी वजह से शिफा हासिल हुई है। आप दोनों को सब्र का फल गैर मुतवक्के मौके पर नसीब हुआ है। जवाबन बशोलो खतून गमगीन होते हुए कहती है, मेरी बेटी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर उनकी जगह कोई और शख्स होता तो जल्दबाजी से काम लेता और इस तरह पहले जख्मों की तरह मजीद जख्म भी खुल जाते। मुझे ऐसे दिल में रहने पर फख्र है। इधर सल्जोकी महल में सुल्तान मलिक शाह एलची के मर जाने की खबर सुनकर गुस्से से अपना हाथ नक्शे पे मारते हुए कहते हैं, बेगैरत कैसे मेरे एलची को कत्ल कर सकता है? मैंने किला हवाले न करने की यकीन के बावजूद जंगी कानून के मुताबिक अपना एलची भेजा, मगर उस बेगैरत ने ये गिरी हुई हरकत कर डाली। मैं कोवल किला गिराकर उनके सरों के मीनार खड़े करूंगा। सुल्तान को गरजते हुए देखकर तबार कहता है, सुल्तान ये मालूमात हमें सब्बा की गार से मिली है, इन मालूमात में मिथरास से खत और किताबत भी है। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह मलिक तबार के हाथ से कागजात ले लेते हैं और मलिक तबार मजीद कहता है, सब्बा किले में खुफिया रास्तों से आता जाता रहा है। ये सुनकर वज़ीर आज़म कहते हैं, सुल्तान इन खुफिया रास्तों के बारे में हमारे जासूस कोई मालूमात नहीं दे पाए, यानी कि खुफिया रास्तों की राज की तरह हिफाजत की गई है। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, हम बाहर से कोवल पर हमला करेंगे, लेकिन अगर इन खुफिया दरवाजों का पता चल जाए तो बिल्कुल गैर मुतवक्का मकाम से हमला कर सकेंगे, बाहर और अंदर दोनों तरफ से घेरा तंग करके रख देंगे। इस तरह किले पर जल्द कब्जा हो जाएगा। हाजी कोवल के आसपास मौजूद जासूसों को खबर रवाना करें, खुफिया रास्तों को तलाश किया जाए, हम बाहर से मुहासरा करेंगे और खुफिया रास्तों से घुसकर वार करेंगे। ये सुनकर वज़ीर आज़म कहते हैं, जो हुक्म मेरे सुल्तान, आपके अहकामात अनातोलिया भी रवाना किए जा चुके हैं, हर सूरत हाल के लिए तैयारी की जा चुकी है। इस पर सुल्तान मलिक शाह में सरी लाते हैं तो संजार कहता है, सुल्तान आग फेंकने वाली मंजनीके भी तैयार हो चुकी हैं, सिपाहियों को उनको लेकर जाने के लिए हुक्म देने वाला हूँ। हमारे पहुंचने से पहले ही मंजनीके वहाँ पहुंच जाएंगे। मैं कबीले जाकर सिपाही तैयार करता हूँ। इसी दौरान वहाँ हाजी कुमार जाते हैं और अदाब बजा लाने के बाद कहते हैं, सुल्तान हाजी निजामुल मुल्क के जासूसों की जानिब से खबर आई है, इलाम और शहरोज में बहुत से बातियों को पकड़कर सर कलम कर दिया गया है, सबके ठिकाने मालूम करके तबाह कर दिए गए हैं, हर तरफ बेरहमी के साथ उनका ताकुब जारी है। यह सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, बहुत शानदार, बातियों पर पड़ने वाले पंजे से कोवल भी लरज उठेगा, शर के गढ़ मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। वो आपके बाद ना तो हमारी सरजमीन पर फितना फैला सकेंगे और ना ही कोवल की मदद कर सकेंगे, लेकिन कोवल के खुफिया रास्तों का पता लगाना जरूरी है। जासूसों की मालूमात मिलते ही संजार तुम अपने आदमियों के साथ हमला करोगे, हम तुम्हारे हमले के बाद बाहर से दावा बोलेंगे। सुल्तान का हुक्म मिलने पर संजार सीने पे हाथ रख के अदाब बजा लाता है और सुल्तान इशारा करके तमाम लोगों को मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे सब्बा जंगल में इंतहाई परेशानी के आलम में खड़ा होता है और उसके कमांडर कहता है, मलिक शाह को मारने का हमारा मंसूबा खाक में मिला दिया गया है, हमारे फिदाई मारे गए हैं। इस पर सब्बा गुस्से से कहता है, हमारे सारे मंसूबे खाक में मिल गए हैं, हमारा हर हमला नाकाम बना दिया है उसने। जवाबन बातनी कमांडर कहता है, सैयदना हजरत इलाम और शरोज से भी बुरी खबरें आई हैं, सल्जोकों ने हमारे फिदाइयों को कत्ल कर डाला है, हमारे ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस पर सब्बा कहता है, मलिक शाह ने हर तरफ से घेरा तंग कर दिया है, हमने कोवल को बचाने की कोशिश की मगर वो हमारी गार पर हमला आवर होगी और कोवल के बारे में अहम तरीन मालूमात हासिल करने में कामयाब होगी। हम ना तो सल्जोकों को किपचाक से लड़ा पाए और ना ही मलिक शाह को कत्ल कर पाए। मिथरास भी बहुत गुस्से में होगा, हमें उसकी दोस्ती बाकी रखने के लिए हमले से मुतल्लिक मालूमात हासिल करनी होंगी। फौरन ताजुल मुल्क को खबर रवाना करो, वो कोवल से मुतल्लिक तमाम मालूमात हमारे पास ले आए। याद रखो कोवल हमारा आखिरी ठिकाना है, अगर वो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सब्बा का हुक्म मिलते ही बातनी कमांडर वहाँ से चला जाता है। इधर सल्जोकी महल में हाजिब कुमार सुल्तान के कमरे के बाहर खड़ा होता है। इसी दौरान जुबैदा खातून ताजुल मुल्क और तरकान को लेकर वहाँ आती है और हाजिब कुमार से कहती है, सुल्तान
अगर फारिग हो तो अहम मामला उनकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। ये सुनकर हाजिब कुमार सुल्तान के दरबार की जानिब चले जाते हैं। इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म आते हैं और कहते हैं इंशाल्लाह खैर होगी ज़ुबैदा खातून। तो ज़ुबैदा खातून कहती हैं हमारी तहकीकात का नतीजा आ चुका है। जनाब हाजी तरकान खातून ने करहान के खुफिया सिपाही हमारे लश्कर में दाखिल किए हुए थे। ये सुनकर वज़ीर आज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तरकान कहती है आप दोनों ने गंदा खेल खेला है। आप लोगों को लगता है कि मुझे अपने सामने झुका लोगे, लेकिन मैं इस कमरे से जादूगर के जादू की तरह आसानी से निकल जाऊंगी। आप लोगों से पहले भी ऐसी कोशिशें हुई और उनको सजा भी दी गई। यकीनन तुम लोग भी अपना हिस्सा पाओगे। जवाबन वज़ीर आज़म कहते हैं आपने खुद अपने आप को इस मुसीबत में डाला है, हमने तो बस इससे पर्दा उठाया है। अब फैसला अंदर जारी किया जाएगा और देख लेंगे कि किसको सजा मिलेगी। इस पर ताजुल मुल्क गुस्से से कहता है हाजी तुम्हें हमेशा डर लगा रहा कि मैं तुम्हारी जगह छीन लूंगा। सुल्तान जब भी मेरी तरफ मुतवज्जह होते तुम उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते, मगर मैं तुम्हारे इस गंदे खेल से भी निकल जाऊंगा और तब तुम्हें मुझसे डरना होगा। जवाबन वज़ीर आज़म कहते हैं याद रखो तुम बस शतरंज के एक प्यादे हो कौन तुम जिससे मैं डरूं। मेरा मसला वो हाथ है जो तुम्हें हरकत देता है, लेकिन अब तुम अपने ही शर में डूबोगे। इसी दौरान वहाँ हाजिब कुमार जाते हैं और कहते हैं सुल्तान आपके मुंतजिर हैं। ये सुनकर ज़ुबैदा खातून और वज़ीर आज़म सुल्तान के दरबार की जानिब चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे तरकान और ताजुल मुल्क भी सुल्तान के दरबार में दाखिल होते हैं। सुल्तान के सामने पहुंचकर सब अदाब बजा लाते हैं और सुल्तान पूछते हैं आप चारों एक ही वक्त में क्यों मिलना चाहते हैं। इस पर ज़ुबैदा खातून कहते हैं सुल्तान मसला तरकान खातून और अमीर ताजुल मुल्क है। बात शकूक की बुनियाद पर हमने तरकान खातून के सिपाहियों का ताकुब किया, हमारे शुबहात दुरुस्त साबित हुए। सुल्तान तरकान खातून का रहान से बुलाए गए सिपाहियों को हमारे लश्कर में शामिल कर चुकी हैं। ये रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह को एक जोरदार धचका लगता है और वो पूछते हैं इसका क्या मतलब है तरकान। जवाबन तरकान कहती है सुल्तान अपने सिपाहियों को अपनी महतहती में रखना मेरा हक है। सिपाहियों को बुलाने का मकसद सल्जूकी सल्तनत का मफाद था। एक तरफ कोवल का मसला है तो दूसरी तरफ किपचाकू की मुसीबत। आपके किपचाकू से मसरूफ होने के दौरान मैंने कोवल का मामला निपटाना चाहा था, मगर अब ज़ुबैदा खातून ने मेरे इस काम को गद्दारी का नाम दिया है। असल में तो मैं इनके खिलाफ शिकायत करने वाली हूँ। इस पर ज़ुबैदा खातून कहती है लगता है कि ये बहुत पहले ही करहान से सिपाही मंगवा चुकी थी। सुल्तान इससे भी बढ़कर ये कि करहान से लाया गया सोना भी तकसीम किया गया है। सल्जूक सल्तनत कब से करहान के सिपाहियों की मुहताज रहने लगी है। अगर ये गद्दारी नहीं है तो क्या है। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह खड़े हो जाते हैं और गरजते हुए तरकान से कहते हैं ये कैसी जलालत है। मैंने तुम्हें सिपाही सल्तनत के फायदे के लिए दिए थे, लेकिन करहान के सिपाही बुलाकर उनसे सोना कैसे हासिल किया गया, और वो भी खुफिया तौर पर। लश्कर के अंदर लश्कर तैयार कर रहे हैं क्या। मेरी सल्तनत में अपनी सल्तनत कायम करना चाहते हैं। सुल्तान को गरजते हुए देखकर ताजुल मुल्क बहुत खौफजदा हो जाता है और तरकान कहती है सुल्तान कोवल के मामले में हम भी आपकी तरह परेशान थे। यही हमारा जुर्म है। जिन करहानियों की आप बात कर रहे हैं वो मेरा खानदान है, आपका दुश्मन नहीं। सुल्तान उनसे सोना इसलिए लिया गया कि मैं सल्तनत का खजाना इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। मेरा जुर्म यही है क्या। इस पर वज़ीर आज़म कहते हैं बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, करहान हमारा दुश्मन नहीं है, मगर वो हमारी रकीब सल्तनत है। इसी तरह किपचाक भी हमारे दुश्मन नहीं है, मगर बशोलो खातून को भी झूठी मालूमात की बिना पर वतन से दरबदर किया गया था। मगर अब आपके और उनके दरमियान में क्या फर्क है। जवाबन ताजुल मुल्क बोलते हुए कहता है ये बात सालों तक सल्तनत की खिदमत करने वाली सुल्तान की बीवी के लायक नहीं है। ये सुनकर वज़ीर आज़म को बहुत गुस्सा आता है और तरकान कहती है यहाँ मुझ पर इल्जामात की बारिश कर दी गई है। सुल्तान अब आप इनसे पूछेंगे क्या मैंने सल्तनत की खुफिया मालूमात का रहान पहुंचाई है या फिर लाए गए सिपाहियों से सल्तनत की बका की कोशिश की है। अगर मैंने ऐसा कोई काम किया है और आपके पास सबूत मौजूद है तो मैं गद्दारी और जासूसी का इल्जाम कबूल कर लूंगी। इस पर वज़ीर आज़म सुल्तान से कहते हैं सुल्तान तरकान खातून के बारे में खुफिया मालूमात मुंतकिल करने का कोई सबूत नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि लाए गए सिपाही सल्तनत के मफाद में है या दुश्मनी में। ये सुनकर तरकान एकदम से बोलते हुए कहती है देखा आपने सुल्तान, ना मैं गद्दार हूँ और ना ही जासूस। मैं अब इन लोगों के खिलाफ शिकायत करती हूँ। सुल्तान की बीवी पर इल्जाम लगाने की वजह से इन लोगों को सजा दी जाए। इस पर ज़ुबैदा खातून कहती है सुल्तान के इल्म में लाए बगैर दूसरी सल्तनत के सिपाही फौज में शामिल किए गए। सुल्तान की उम्मीदों और सल्तनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। सुल्तान इन जराइम से इनकार नहीं किया जा सकता। सल्तनत से गद्दारी में और इन जराइम में कोई फर्क नहीं है और सल्तनत से गद्दारी की सजा मौत है। सुल्तान तरकान खातून और ताजुल मुल्क का हैसियत के मुताबिक गला घोंट दिया जाए। यकीनन फैसला आपका है सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानिब कनक कबीले में बशोलो खातून को महल की जानिब रवाना करने के लिए तमाम लोग जमा होते हैं। संजार बशोलो खातून से कहता है महल जाकर कबीले को भूल मत जाइएगा। हमारा कबीला और हमारा औताक आपका कबीला और औताक है। अगर महल में दिल न लगे तो वापस आ जाए वालदा। इस पर बशोलो खातून कहती है बेटे तुम फिक्र ना करो, दिल लग जाएगा। ये सुनकर संजार बशोलो खातून को गले से लगा लेता है और बशोलो खातून तुरना खातून की जानिब देखते हुए कहती है संजार बेटा मेरी फिक्र मत करना, हमारा कबीला तुम और सब कुछ तुरना खातून के हवाले हुआ। ये कहते साथ ही बशोलो खातून तुरना खातून के पास जाती है और उन्हें परेशान देकर पूछती है बेटी क्या तुम ठीक हो। इस पर तुरना खातून कहती है मैं ठीक हूँ वालदा, बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा है, आराम करूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी, आप परेशान ना हो, सलामती के साथ जाएं। ये सुनकर बशोलो खातून तुरना खातून से प्यार करती है और जैसे ही संजार के साथ घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ती है तुरना खातून के पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। ये देखकर संजार और बशोलो खातून एकदम से तुरना खातून के पास आते हैं और बशोलो खातून कहती है फौरन भाइयों को खबर करो। बशोलो खातून का हुक्म मिलते ही खादमा वहाँ से दौड़ लगाती है, जबकि बशोलो खातून और संजार तुरना खातून को सहारा देकर खेमे की जानिब ले जाते हैं। इधर सल्जूकी महल में तमाम लोग सुल्तान मलिक शाह के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं ज़ुबैदा खातून और वज़ीर आज़म तरकान खातून के सिपाहियों के हवाले से अपने शकूक में हक बजानिब रहे हैं। मैं आप लोगों की फरासत की कदर करता हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह जाकर अपने तख्त पर बैठ जाते हैं और मजीद कहते हैं अमीर ताजुल मुल्क और तरकान खातून हम जब दिन रात कोवल पर हमले की तैयारियों में लगे हुए थे, आप लोग उस वक्त दूसरे ही कामों में मसरूफ थे। सिर्फ इसी एक वजह से भी सजा के हकदार हैं। जहाँ तक फैसले की बात है, हमारे लश्कर में दूसरी सल्तनत के सिपाही दाखिल करना और दूसरी सल्तनत के सोने से उन सिपाहियों को तनख्वाहें देने की वजह से आप लोग मुजरिम हैं। मगर ये जुर्म गद्दारी या जासूसी नहीं है, बल्कि अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। ये सुनकर ताजुल मुल्क के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ जाती है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इस वजह से अमीर ताजुल मुल्क को एक साल के लिए दूर दराज के किले की तरफ भेजा जाता है। ये कल महल से रवाना हो जाएंगे। ये सुनकर ताजुल मुल्क की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सुल्तान मजीद कहते हैं जहाँ तक तरकान खातून का मामला है, सारी जिम्मेदारी इन पर आती है। इस वजह से अब इनकी महतहती में कोई सिपाही बाकी नहीं रहेगा। खिदमतगार तक भी ज़ुबैदा खातून मुतय्यन करेंगी। ये महल में इख्तियारात के बगैर ही रहेंगी। सुल्तान का इस कदर सख्त फैसला सुनकर तरकान कहती है आपकी सजा मुझे बर्बाद कर देगी। इस सजा के बाद मुझ में और एक खादमा
में क्या फर्क होगा? जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, आप अपने मनसब को गलत तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय खादमों की तरह सल्तनत की हिफाजत करना सीखेंगी। इस पर तरकान कहती है, मुझे सालों से इस महल में अपना हक हासिल नहीं हुआ। मैं हमेशा आपके और सल्तनत के काम आती रही। मुझे अपने किसी काम पर भी शर्मिंदगी नहीं है। अगर चाहे तो कुछ अर्सा मुझे भी महल से बाहर भेज सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जरूरत नहीं है, इतनी सजा काफी है। दूसरी जानिब कैनक कबीले में संजार परेशानी के आलम में तुरना खातून के खेमे के बाहर खड़ा होता है। इसी दौरान से खेमे से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चे की आवाज सुनकर बूढ़े बुजुर्ग संजार से कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है शहजादे साहब, आपका बच्चा पैदा हुआ है। इसी दौरान खेमे से बशलो खातून खुशी खुशी बाहर आती हैं और संजार से कहती हैं, मुबारक हो बेटे, नूर के गाल की तरह बेटी पैदा हुई है। माशाल्लाह, माँ और बेटी दोनों ठीक है। ये सुनकर संजार के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मेरी बेटी, मैं बाप बन गया हूँ। ये कहते साथ ही संजार बूढ़े सरदार के पास जाता है और कहता है, अकबीलिया सरदार कबीले को ये खुशखबरी आप देंगे, शरबत पिलाए जाए, खाना तकसीम किया जाए। इस पर बूढ़े सरदार कहते हैं, शहजादे साहब, आपके बेटों से फौज और बेटियों से कबीले बनेंगे इंशाल्लाह। ये सुनकर संजार आमीन कहता है और बशलो खातून की जानिब बढ़ते हुए मजीद कहता है, वालदा महल जाकर वालिद मोहतरम और भाईजान को खबर दीजिएगा। ये कहते साथ ही संजार तुरना खातून के खेमे में दाखिल हो जाता है, जहाँ तुरना खातून अपनी नौमौलूद बेटी को उठाए बैठी होती है। संजार घुटनों के बल बैठकर हसरत से अपनी बेटी को देखता है और आगे बढ़कर तुरना खातून से उसे अपनी बाहू में ले लेता है। अपनी बेटी से प्यार करने के बाद संजार तुरना खातून से कहता है, खातून, तुम मेरी महबूब और सीने से लगने वाला परिंदा थी, देखो अब हमारा बच्चा हुआ है। मेरे लिए तुम अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा हो। जवाबन तुरना खातून कहते हैं, आपने हमेशा मुझे अपने परू में रखा और मेरी हिफाजत की, आप हमारी बच्ची के बेहतरीन बाप बनेंगे। इस पर संजार कहता है, बिल्कुल बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा, मेरी बच्ची अपने बाप को कभी नहीं खोएगी। ये कहते साथ ही संजार अपनी बेटी को बोसा देता है और उसे दोबारा तुरना खातून की बाहू में दे देता है और तुरना खातून से प्यार करते हुए कहता है, मेरी बेटी के साथ साथ तुम भी कभी मेरे परू से बाहर नहीं रहोगी। इधर सलजोकी महल के सेन में गौर खातून पौधे संवार रही होती है। इसी दौरान वहाँ तरकान अच्छे देखकर गौर खातून कहती है, मैं सुल्तान की जानिब से जारी किए गए फैसले को सुन चुकी हूँ तरकान खातून, अल्लाह खैर फरमाएगा। इस पर तरकान कहती है, खैर होगी गौहर, खैर होगी, मुझसे सब कुछ ले लिया गया लेकिन वो मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सके। उन लोगों ने बहुत कोशिश की मगर मैं हर मर्तबा सिरे से ताकतवर होकर लौटी। वक्त आने पर फिर से लौटूंगी। बशलो खातून महल आ रही हैं। गौहर, क्या इस वजह से मलिक तबार से तुम्हारी नाराजगी चल रही है? मगर परेशान ना हो, वक्त आने पर हम इन लोगों के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। जवाबन गौर खातून कहती है, अगर बशलो खातून आती है तो सर आंखों पर, मैं अब आपका साथ नहीं दूंगी, हर कोई अपना काम खुद करेगा। इस पर तरकान कहती है, मुझ पर एतबार नहीं रहा कि ऐसी बात कर रही हो, ये एहसान फरामोशी है। जवाबन गौर खातून कहती है, एहसान फरामोशी तो मैंने अपने शोहर के साथ की है, मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं हकीकत जान चुकी हूँ। मैं दोबारा उसे खोने वाला कोई काम नहीं करूंगी, हमेशा सलामत रहें। ये कहते साथ ही गौर खातून वहाँ से चली जाती है और तरकान का परेशानी की वजह से चारा लटक जाता है। इसी दौरान वहाँ महमूद आता है। उसे देखकर तरकान घुटनों के बल बैठ जाती है और उससे प्यार करते हुए कहती है, महमूद, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, हर कोई अपने सहारे की तलाश में है, मगर हम माँ बेटा तमाम मुश्किलात का बराबर सामना करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। उधर महल के अंदर सुल्तान मलिक शाह जुबैदा खातून के साथ बैठे शतरंज खेल रहे होते हैं। जुबैदा खातून को परेशान देखकर सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तरकान पर गद्दारी का फैसला न जारी करने की वजह से मुझसे नाराज हो। मेरी सल्तनत से जब ऐसी कोई गद्दारी की जाएगी तो मेरा दिल जलेगा, मगर इस सब के बावजूद मैं दुरुस्त फैसला जारी करूंगा, लेकिन इंसाफ के तराजू में गद्दारी की कोई दलील नहीं आती। इस पर जुबैदा खातून कहते हैं, मैं ये अपनी जात की वजह से नहीं कह रही सुल्तान, मेरे नजदीक सल्तनत के खिलाफ जाने वाली हर हरकत गद्दारी है। मैं इसी वजह से उन्हें सजा दिलाना चाहती थी, मगर हुक्मरान आप हैं, हमारे जाती ख्यालात आपके इंसाफ से बढ़कर नहीं है। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जब से आई हो सल्तनत के लिए जिद्दोजहद कर रही हो और महल के निजाम के लिए बेहद कोशिशें कर रही हो, इस वाक़ये से तुम्हारी कोशिशें जाहिर हुई हैं। मैं तुमसे राजी हूँ जुबैदा, तुम भी मेरे फैसले से राजी हो जाओ। यकीन करो कि मुनासिब वक्त आने पर मैं तुम्हारा दिल मुतमईन कर दूंगा। ये सुनकर जुबैदा खातून कहती है, मैं भी आपसे राजी हूँ, मुझे आपके इंसाफ पर जरा बराबर भी शुबा नहीं है, जिसे आप दुरुस्त कहेंगे मेरा दिल उस पर राजी हो जाएगा। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मैं तरकान को यहाँ से भेज देता, लेकिन पहले ही बशलों की वजह से उसे गम से गुजार चुका हूँ। मैं अब अपने बेटे और बीवी के लिए वही सजा दुरुस्त नहीं समझता। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जुबैदा बशलो महल आने वाली थी, वो अब तक क्यों नहीं पहुंची? इससे पहले कि जुबैदा खातून को जवाब देती हाजी कुमाज वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, सुल्तान हाजी निजामुल मुल्क आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं, वो आ जाए कमाज। ये सुनकर कमाज वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वज़ीर आज़म खुशी खुशी दरबार में दाखिल होते हैं। वज़ीर आज़म को खुश देखकर सुल्तान पूछते हैं, खैर तो है हाजी? जवाबन वज़ीर आज़म कहते हैं, सुल्तान कबीले से खबर आई है, शहजादे संजार की चांद के नूर जैसी बेटी हुई है। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह और जुबैदा खातून एकदम से खड़े हो जाते हैं और सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मेरा शेर बेटा आखिर बाप बन गया। जबकि जुबैदा खातून कहती है, माशाल्लाह हमारा खानदान एक और बच्चे की बरकत से नवाजा गया है। जवाबन वज़ीर आज़म कहते हैं, मुझे भी अपनी पोती की तरह की खुशी हुई है। इस पर सुल्तान कहते हैं, मेरे उस्ताद वो आपकी भी पोती है, सालों तक आप संजार के वालिद बने रहे। हाजी फौरन अस्फहान की आवाम को शरबत पिलाई जाए, गुरबा में सदका तकसीम करके दुआएं ली जाए, हम कबीले चलते हैं। हाजी अपने आदमी से कहें कि अगर जासूस कोई खबर देते हैं तो कबीले पहुंचाई जाए। ये सुनकर वज़ीर आज़म सीने पे हाथ रख के अदाब बिछा लाते हैं। इधर मलिक तबार महल की राहदारी से गुजर होता है। इसी दौरान गौर खातून से पीछे से आवाज देकर रोक लेती है और उसके पास आकर कहती है, मलिक तबार, क्या इतनी तकलीफ काफी नहीं है? मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। जवाबन तबार गुस्से से कहता है, बात करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे भाई की बेटी हुई है, मैं कबीले जा रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। ये कहकर मलिक तबार जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, गौर खातून से पकड़ लेती है और कहती है, मुझे अपनी बेवकूफी का अंदाजा हो गया है तबार, मैं आज के बाद आपके अलावा किसी की बात का एतबार नहीं करूंगी, ना ही किसी की गलत बातों में आऊंगी। बशलो खातून को सर आंखों पर बिठाऊंगी, बस आप मुझे माफ कर दें, खुद से दूर मत करें। इजाजत दे, मैं भी आपके साथ कबीले चलती हूँ। मैंने आपके भाई वालदा जिससे भी बुरा किया है सबकी तलाफी करूंगी। ये सुनकर मलिक तबार गौर से गौर खातून को देखता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे बजंतीनिस में खुफिया रास्ते से आतिशगीर मादा कोवल किले में दाखिल कर रहे होते हैं और वज़ीर आज़म के जासूस एक जानिब खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं और मांडर कहता है, हाजी ने हमें जो खुफिया रास्ता तलाश करने का कहा था वो ये है। मैंने सिपाहियों को जब ये कनस्तर लेकर जाते हुए देखा तो मुझे इसका इल्म हुआ। फौरन महल चलते हैं और सुल्तान को इत्तला देते हैं, वो इस दरवाजे से कल हमला करेंगे। ये कहकर वज़ीर आज़म का जासूस जैसे ही अपने साथियों के साथ पीछे मुड़ता है, मिथरास की तलवार उसके गले पे आ रुकती है और मिथरास कहता है, मरहबा सलजोकी जासूसो मरहबा, मुझे मालूम हुआ कि तुम लोग कोवल के खुफिया दरवाजे की तलाश कर रहे हो।
हो। मैंने तुम्हारे लिए दाना फेंका और तुम लोग जाल में फंस गए। यकीनन तुम लोग मलिक शाह को इत्तला देने जा रहे थे, मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूरी मालूमात फराहम करता हूँ। सुल्तान मलिक शाह कैनक कबीले में संजार की बेटी को उठाए तुरना खातून के पास खड़े होते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह के घर वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं। सुल्तान संजार की बेटी से प्यार करते हुए कहते हैं, आप हमारे खानदान में खुशी और हमारी रियासत में फरासत लेकर आई हैं। आपकी किस्मत आपके चेहरे की तरह खूबसूरत हो। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह संजार की जानिब देखते हैं और मजीद कहते हैं, बेटा बाप का राजदार होता है और बेटी उसका जौहर होती है। बेटी का बाप होना दिल को फरहत बख्शता है, ये आपकी रूह को पाक करता है, ये आपके दिल को गहराई अता करता है। संजार, आप वालिद की गैर मौजूदगी का असर और वालिदा की कदर कीमत जानते हैं। मुझे इस बात का कामिल एतमाद है कि आप एक अजीम बाप बनेंगे। इस पर संजार कहता है, शुक्रिया वालिद मोहतरम। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह तुरना खातून की जानिब देखते हैं और कहते हैं, आप हमारी इस खूबसूरत बेटी की परवरिश करेंगी। उम्मीद है कि आप इसे अपनी तरह बहादुर और मुखलस खातून बनाएंगी। हर चीज से बढ़कर वालिदा का मकाम होता है। इसका नाम आपको रखना चाहिए मेरी बेटी। बताएं क्या नाम रखना चाहेंगी? जवाबन तुरना खातून कहती है, मेरी जिंदगी में मैं जिस अजीम वालिद को जानती हूँ वो मेरे वालिद मोहतरम अमीर अल्तबर थे। मेरी बेटी के पैदाइश के मौके पर अगर वो जिंदा होते तो मैं चाहती कि वो इसका नाम रखते, लेकिन आपने मेरे वालिद का किरदार निभाया है। आपने मेरे साथ मेरे हकीकी वालिद की तरह ही बर्ताव किया है और अब आप वो बेहतरीन वालिद हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसका नाम रखें। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बेटियां अपने वालिद का जौहर होती हैं, बस इस तरह इनका नाम ज़ैनब होगा। ज़ैनब का मतलब अपने वालिद का जौहर है और ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेटी का नाम भी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले मुसलमान होने वालों में से हैं। हमारी ज़ैनब अपने नाम की तरह आपका जौहर हो बेटे। ये आपकी तमाम मुश्किलात में आपके साथ हो, ये आपकी मददगार हो। ये सुनकर तुरना खातून और संजार आमीन कहते हैं और सुल्तान मलिक शाह ज़ैनब के कान में अजान देने के बाद कहते हैं, आपका नाम ज़ैनब है, हमने आपको नाम दिया, अल्लाह आपको जिंदगी दे। इसके बाद मलिक तबार और गौहर खातून भी तुरना खातून को मुबारकबाद देते हैं और बशलो खातून कहती हैं, हमारी बेटी तुरना को आराम करना चाहिए, मैं आपको खाना और मशरूब पेश करती हूँ। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह ज़ैनब को बशलो खातून की बाहों में देकर तमाम लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उधर खेमे के बाहर अलाजा खाना बना रही होती है। इसी दौरान वहाँ बशलो खातून आती है और कहती है, बेटी हमारे पास दावत के लिए बहुत से मेहमान आए हैं, जाओ शहद लेकर आओ, मैं शरबत देखती हूँ। ये सुनकर अलाजा वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान वहाँ गौर खातून आती है और बशलो खातून को मुतवज्जह करते हुए कहती है, बशलो वालदा, मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे बात करने का भी हक नहीं है और आपके लिए मेरे अल्फाज कुछ माना नहीं रखते, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही गौर खातून खामोश हो जाती है और बशलो खातून कहती है, आप कहें मेरी बेटी। इसी दौरान मलिक तबार भी खेमे से बाहर आ जाता है और दूर से खड़े होकर गौर खातून और बशलो खातून को देखता है, जबकि बशलो खातून गौर खातून से मजीद कहती है, आपके अल्फाज मेरे लिए माना खेज है। इस पर गौर खातून कहती है, मैंने आपको हकारत से देखा, मैंने आपके हाथ चूमने की भी ज़हमत नहीं की, लेकिन आपने कभी भी मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं होने दिए। एक महल या ओहदा इस चीज से बढ़कर नहीं है। मैंने अपनी कोताहियों से तबार को भी दुख पहुंचाया है। अगर मैं आपसे तलाफी ना कर सकी तो मैं उनसे भी तलाफी नहीं कर पाऊंगी और तबार के दिल के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं। अगर आप मुझे माफ कर देती हैं और एक बार फिर से गले लगा लेती हैं तो आप दोनों के शयान शान में हर काम करूंगी बशलो माँ। इस पर बशलो खातून गौर खातून से प्यार करते हुए कहती है, इंसान खता का पुतला है बेटी, हर शख्स गलतियां करता है। हकीकी नेकी ऐसा दिल रखना है कि आप अपनी गलती को कबूल कर सकें। अल्लाह ताला तौबा तलब करने वालों के लिए तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं करता, वही है जो माफी देता है और वो अपने बंदू से भी यही चाहता है। गौहर, तुम मेरी बहू हो, मेरी हकीकी बेटी हो और मैं तुम्हारी वालदा हूँ। ये सुनकर गौर खातून बहुत खुश होती है और बशलो खातून का हाथ चूमने के बाद उनके गले लग जाती है, जबकि दूर खड़ा मलिक तबार ये मंजर देखने के बाद खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब सब्बा जंगल में बैठा होता है और उसका कमांडर कहता है, सैयदना हजरत ताजुल मुल्क महल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हमने उसके करीबी आदमी से राब्ता किया है। सुल्तान मलिक शाह ने उसे जिला वतन कर दिया है, वो कल महल से चला जाएगा। ये सुनकर सब्बा कहता है, अहमक ताजुल मुल्क अहमक, उसके लिए ये सही वक्त नहीं था, वो हमें मुहिम से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने वाला था। मलिक शाह अपने हर इकदाम से मेरे हर सहारे को काट देता है। उसने हमारे फिदाइयों को कत्ल कर दिया और हमारे तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया है। अगर वो इसी तरह चलता रहा तो वो हमें तबाह कर देगा। हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है कि मिथरास के पास जाएं और कोवल में पनाह लें। हम उससे कोवल में पनाह का मुतालबा करेंगे, अगर वहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं। इस सूरत हाल में हम बेड़िया मलिक शाह का शिकार बन जाएंगे। इधर में सुल्तान मलिक शाह के घर वाले और उनके करीबी लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह दस्तरखान पर बैठे गहरी सोच में गुम होते हैं। सुल्तान मलिक शाह को गहरी सोच में गुम देखकर बूढ़े सरदार अलबिलिया कहते हैं, सुल्तान, आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने आपके वालिद सुल्तान अल अरसलान बैठे हो। इस पर सुल्तान मलिक शाह पूछते हैं, आपको किस बात ने ऐसा महसूस करवाया? जवाबन बूढ़े सरदार कहते हैं, वो भी जंग के दिनों में अपनी गहरी और तीखी नजरों से गहरी सोच में पड़ जाते थे। वो अक्सर औकात यादों में गुम रहते थे। जंगली घोड़े और जंग की आग के शोले उनकी आंखों में हमेशा दौड़ते रहते थे। उनका अजीम वजूद बिल्कुल आपकी तरह दुश्मनों में हैबत फैलाता था। इसके बाद उस्ताद उमर ख़यान कहते हैं, जब मरहूम सुल्तान अल अरसलान चलते थे तो बिला खौफ तमाम जंगजू उनके पीछे पीछे चलते थे। जब वो कहते कि सुल्तान अल अरसलान अपनी तलवार के साथ कफन बांध कर निकले हैं, उस वक्त दुश्मन के किले कांप उठते थे। वो कभी भी अपने घोड़े से नहीं उतरते थे और अक्सर अपने घोड़े पर ही सो जाते थे। इसके बाद वज़ीर आज़म हाजी निज़ामुल मुल्क कहते हैं, हम नौज़ाइंदा रियासत थे, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन हमसे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन सुल्तान अल अरसलान के ख्यालात उनके वालिद चागरी सरदार और चचा तोहरुल सरदार की जिंदगी में ही दुनिया की तरह वसी हो चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को पाने के लिए जब वो सिर्फ बेलिक के शहजादे थे तो उन्होंने रूमी ज़मीनों को अपना हदफ बना लिया था। इस पर संजार कहता है, मैंने सुना है कि जब मेरे दादा अल अरसलान किसी मुहिम पर जाते तो फतह हासिल किए बगैर वापस नहीं आते थे और इंशाल्लाह हम भी कोवल मुहिम पर जाएंगे और फतह के साथ वापस लौटेंगे। जब हमें हमारे जासूस कोवल के खुफिया रास्तों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, यकीनन उस वक्त कोवल हमारी तलवारों के साथ रहेगा। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं। ढोल की आवाज सुनकर तमाम लोगों की नजरें खेमे के दरवाजे पर लग जाती हैं। इसी दौरान हाजिब कुमार इजाजत लेकर खेमे में दाखिल होते हैं और अदाब बजा लाने के बाद कहते हैं, सुल्तान मिथरास ने हमारे एक जासूस को कत्ल करके हमें भिजवाया है। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह शदीद गुस्से में खड़े हो जाते हैं। सुल्तान के खड़े होते ही बाकी लोग भी उठ खड़े होते हैं और वज़ीर आज़म कहते हैं, मेरे सुल्तान, यकीनन मिथरास ने हमारे तमाम जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मलिक तबार कहता है, बज़ाहिर हम खुफिया रास्तों की मालूमात हासिल करने में नाकाम हो गए हैं सुल्तान। हमारी मुहिम के लिए वो खुफिया दरवाजे बहुत अहम है, वो दरवाजे कोवल की जान है। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह गहरी सोच में पड़ जाते हैं और हाजिब कुमार कहते हैं, हमें काले समुद्र के जासूसों की तरफ से पैगाम मिला है सुल्तान। एक बड़ी बजंतीनी फौज होपा के करीब देखी गई है, वो कोवल की तरफ सफर कर रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान
मलिक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और संजार कहता है यकीनन उसने शहंशाह से मदद तलब की है। इस पर सुल्तान कहते हैं वो अपनी फौज से किले का दिफा नहीं कर सकेगा, यकीनन किले के बाहर से सहारा लेकर ही हमारा सामना करेगा। वो जमीनी जंग शुरू करेगा। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम मैदान में उतरेंगे और जरूरी इकदाम करेंगे। यकीन दहानी कर लेंगे हमारी फौज मैदान में जंग के लिए तैयार होनी चाहिए। जब हम मैदान जंग में लड़ रहे होंगे तो मंजिनी के कोवल की दीवारों पर चढ़ाई कर देंगे। हम पहले मैदान में उनके सर उतारेंगे और फिर किले पर अपना परचम लहराएंगे। दूसरी जानिब कोवल किले के सेन में मिथरास ने सुल्तान की जासूसों को मारने के बाद उन्हें लटकाया होता है और अपने सिपाहियों से कहता है मैंने इन दोनों को तलाश किया और फिर कत्ल कर दिया ताकि तुर्क इबरत हासिल कर सके और उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये हमारी मुकद्दस सलीब पर कुर्बान हुए हैं। अगर उन्होंने हजारों हाथ भी हमारी तरफ बढ़ाए तो हम उन्हें काट कर रख देंगे। अगर वो हमारे खिलाफ अपनी फौज के साथ भी आगे तो भी हम अपने खून के आखिरी कतरे तक उनसे लड़ेंगे और अपना किला उनके हवाले नहीं करेंगे। जब शहंशाह की तरफ से भेजी गई फौज पहुंच जाएगी तो हम ऐसा हमला करेंगे कि हर तुर्क को तलाश करेंगे और उन्हें मौत दिखाएंगे। ये कहते साथ ही मिथरास अपनी तलवार बेनयाम कर लेता है और बुलंद आवाज से कहता है मलिक शाह की मौत, तुर्कों की मौत। मिथरास के ये कहते साथ ही पूरा किला मलिक शाह की मौत, तुर्कों की मौत के नारों से गूंज उठता है और मिथरास अपने सिपाहियों को जोश से नारे लगाते हुए देखकर बहुत खुश होता है। नाजरीन, इसके बाद अगली सुबह आप देखेंगे सलजोगी महल के सेन में तरकान पौधे संवार रही होती है। इसी दौरान सुल्तान मलिक शाह हाजिब कुमार और अपने सिपाहियों के साथ वहां से गुजरते हैं। सुल्तान को देखकर तरकान एकदम से उनके पास जाती है और कहती है सुल्तान, मैंने सब कुछ रियासत के लिए किया, इसीलिए मेरा ज़मीर साफ है, लेकिन आपने अपनी सबसे महबूब खातून का एतबार नहीं किया। मुझे सिर्फ ये एक बात दुख देती है। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं खातून अब से सल्तनत के बजाय हमारे बेटे पर तवज्जो दें और यही हम सब के लिए बेहतर होगा। इसी दौरान संजार बशोलो खातून और तुर्रा खातून के साथ वहां आता है। संजार बशोलो खातून और तुर्रा खातून को देखकर सुल्तान उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इस पर वो सब सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और सुल्तान बशोलो खातून को शाही लिबास में देखकर बहुत खुश होते हैं। जबकि ज़ुबैदा खातून कहती है बशोलो खातून, आपको महल में आपकी जगह पर देखकर बहुत खुशी हुई। संजार और तुर्रा खुशामदीद मेरे बच्चों, आप सब खुशियां लाए हैं। इस पर संजार ज़ुबैदा खातून का शुक्रिया अदा करता है और तरकान कहती है ये अच्छा फैसला है कि मैं महल में सबसे अलग रहूं। जब ये महल गद्दारों का मस्कन बन गया है तो दूर रहना ही मुझे जेब देता है। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह गुस्से से कहते हैं मैं अब से बशोलो खातून के लिए ऐसे अल्फाज पर तंबीह करता हूँ, अपने अल्फाज वापस लें तरकान, फौरन चलो हम कोवल मार्के के लिए अपनी हतमी तैयारियां मुकम्मल करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह तरकान के अलावा बाकी लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान महमूद भागता भागता वहाँ आता है और तरकान उससे प्यार करते हुए कहती है मेरे बेटे महमूद, उन्हें सोचने दे कि उन्होंने हमें अकेला कर दिया है। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे साथ है। ये कहते साथ ही तरकान महमूद को उठा लेती है और मजीद कहती है आज तक आपको अपनी गोद में लेने के लिए मैंने हर चीज बर्दाश्त की है और अब आपकी परवरिश के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। उधर सुल्तान मलिक शाह सालों बाद बशोलो खातून के साथ महल की राहदारी से आगे बढ़ रहे होते हैं और बशोलो खातून महल की दीवारों को गैर यकीनी कैफियत में देखते हुए कहती है सालों पहले हमारे कमरे की इस राहदारी पर मुझे वो दिन याद है जब मैं आपका इंतजार करती थी। जब मेरे पेट में तबार था तो आप जंग पर गए थे, आप कई दिन और कई रातें वापस नहीं लौटे। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जब भी मैं वापस लौटता मैं आपको यहाँ इंतजार करते हुए पाता। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह बशोलो खातून के साथ कमरे में दाखिल हो जाते हैं और बशोलो खातून कमरे को देखते हुए कहती है मुझे वो पहला दिन याद है जब मैं इस महल में आई थी, बिल्कुल कल ही की बात लगती है, हर चीज वैसे ही है। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं आप एक चिड़िया की तरह डरी हुई थी। इस पर बशोलो खातून सुल्तान मलिक शाह का जंगी लिबास देखते हुए कहती है मैं सोचती थी कि आप मुझसे ज्यादा जंग से मोहब्बत करते हैं और मैं इससे हसद करती थी। मैं आपको कभी कभार बेदिली से जंगी लिबास पहनाया करती थी, लेकिन फिर मैंने हर उस चीज से मोहब्बत करना सीखी जिससे आप मोहब्बत करते थे। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं हाँ, फिर मेरे फौजी लिबास में दोबारा आपकी मोहब्बत की ताकत आ गई। सुल्तान की बात सुनकर बशोलो खातून जंगी लिबास की जानिब बढ़ती है और उसे सुल्तान के लिए खोलना शुरू कर देती है। उधर मलिक तबार जंगी लिबास जेबेतन किए हुए अपने कमरे में अपनी बेटी से प्यार कर होता है, जबकि गोर खातून भी वहाँ मौजूद होती है। अपनी बेटी से शफकत और मोहब्बत करने के बाद मलिक तबार खड़ा हो जाता है और फिर गोर खातून के साथ मिलता है। दूसरी जानिब संजार भी जंग पर रवानगी से पहले अपनी बेटी और अपनी बीवी से मिल रहा होता है। उधर सुल्तान मलिक शाह जंग पर रवानगी से कबल बशोलो खातून की मदद से वजू कर रहे होते हैं। वजू करने के बाद सुल्तान मलिक शाह जंगी लिबास जेबेतन कर लेते हैं और बशोलो खातून सुल्तान मलिक शाह के बाजू बंद और सिरा बांध देती है। इसके बाद बशोलो खातून सुल्तान मलिक शाह की तलवार उनके हवाले करती है, जिसे सुल्तान मलिक शाह अपनी म्यान में लटका देते हैं और मोहब्बत से बशोलो खातून के माथे पर बोसा देते हैं। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह अपने करीबी सिपाहियों के साथ महल के सेन में जाते हैं, जहाँ सुल्तान मलिक शाह के दोनों बेटे और सल्तनत के अहम लोग मौजूद होते हैं। सुल्तान को देखकर मलिक तबार कहता है सुल्तान, असफहान के दाखिली रास्ते पर फौज हमारा इंतजार कर रही है। और संजार कहता है मंजिनी के फौज के अकब में है सुल्तान, जब हम मैदान जंग में होंगे तो स्पाई किले की दीवार गिराने में मसरूफ होंगे। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह बहुत खुश होते हैं और कहते हैं आखिरकार हम कवल मार्के पर जा रहे हैं, जो कि बहुत लंबे अरसे से हमारा मुंतजिर है। सल्तनत और उम्मत की दुआएं हमारे साथ हैं। अल्लाह हमारी तलवार की धार तेज रखे, हमारा रास्ता साफ और हमारी रियासत फाते रहे। ये सुनकर तमाम लोग आवाज बुलंद आमीन कहते हैं। इसके साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने घोड़े की जानिब बढ़ते हैं और घोड़े पर बैठने से पहले महल की बलाई मंजिल पर खड़ी अपनी बीवियों को गौर से देखते हैं, जबकि संजार भी तुर्रा खातून की जानिब देखकर हाँ में सर हिलाता है और मलिक तबार गोर खातून की जानिब गौर से देखता है। इसके बाद वो सब बारी बारी घोड़ों पे सवार हो जाते हैं और एक बड़ी जंग के लिए सुल्तान मलिक शाह की क़यादत में वहाँ से निकल मिथरास अपने कमांडर के साथ कवल किले के सेन में आता है। इसी दौरान किले का दरवाजा खुलता है और सब्बा खुशी खुशी अपने बच्चे खुचे फिदाइयों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। मिथरास को देखकर सब्बा कहता है मेरे वफादार दोस्त, मैं इस मुश्किल दिन में तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ये सुनकर मिथरास अपनी तलवार सब्बा के गले पर रख देता है और कहता है वफादार दोस्त मैं हूँ, तुम नहीं सब्बा। मुझसे किया हुआ कोई भी वादा तुमने नहीं निभाया। मलिक शाह अब यहाँ कवल को तबाह करने आ रहा है, अभी इसी वक्त मेरे किले से दफा हो जाओ। इस पर सब्बा कहता है मलिक शाह ने मेरे भी तमाम ठिकाने तबाह कर दिए हैं, वो एक एक करके मेरे तमाम साथियों को भी कत्ल कर रहा है। मेरे पास किले के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। मैं कई बार जला हूँ लेकिन हर बार मैं राख से उबर आता हूँ। अगर तुम मुझे खो दोगे तो तुम एक बड़े तहादी से हाथ धो बैठोगे और मेरे पास मलिक शाह से मुतल्लिक कुछ मालूमात भी हैं। इस जंग में वो मालूमात तुम्हारी मददगार होंगी। जवाबन मिथरास गुस्से से कहता है बस करो सब्बा, तुम हमेशा मालूमात करते रहते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा? लेकिन मैं अब इतना बेवकूफ नहीं कि तुम पर भरोसा करूं। बजंतिनियों की भेजी गई फौज आ चुकी है, जल्द ही हम मलिक शाह को तबाह कर देंगे। मुझे तुम जैसे गरीब और मोहताज आदमी की जरूरत नहीं है। मलिक शाह तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारे आदमी एक एक करके कत्ल कर रहा है और अब मैं भी तुम्हें सजा दूंगा। ये कहते साथ ही मिथरास इशारा करता है तो उसके सिपाही सब्बा के बचे खुचे फिदाइयों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। ये मंजर देखकर सब्बा
हक्का बक्का रह जाता है और मिथरास कहता है सब्बा आप कोवल से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अपने सिपाहियों की मौत और मिथरास को गुस्से में देखकर सब्बा ना चाहते हुए भी किले से निकल जाता है और बाहर से निकलने के बाद हैरानगी से मिथरास की जानिब देखता है, जबकि मिथरास के इशारे पर बजंतीनी सिपाही किले का दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी जानिब पहाड़ के दामन में सुल्तान मलिक शाह की इमामत में सल्जूकी लश्कर नमाज अदा कर रहा होता है। सुल्तान के पीछे पहली सफ में सुल्तान के बेटे और सल्तनत के अहम लोग मौजूद होते हैं और उसके पीछे पूरे का पूरा लश्कर रब के हुजूर नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज मुकम्मल करने के बाद सुल्तान मलिक शाह बारगाह इलाही में अपने हाथ फैला देते हैं और दुआ मांगते हुए कहते हैं, यार अब हम तेरे मकसद की खातिर इस जंग में जा रहे हैं, हमें जालिमों के घर को तबाह करने की तौफीक दे और उस पर इंसाफ का परचम ले रहा। सुल्तान की दुआ पर पूरा लश्कर आमीन आमीन कहता है और सुल्तान मलिक शाह मजीद दुआ मांगते हुए कहते हैं, ये जंग हक और बातिल मुमिनीन और जालिमों के दरमियान है। ए अल्लाह तू जालिमों को शिकस्त दे और मुमिनीन को फतह अता कर। ए अल्लाह हमारी तलवारें दुश्मनों पर दहाड़ की तरह तेज हो और हमारे लश्कर को फतह हो। आमीन आमीन आमीन। उधर कोवल किले के सेन में मिथरास अपने सिपाहियों के सामने खड़ा होता है और बुलंद आवाज से कहता है, नडर बजंतीनी जंगजुओं, एक लंबा अरसा पहले सुल्तान तुगरुल ने बजंतीनियों के खिलाफ पहली जंग का आगाज किया। अल्लाह परसलान ने बजंतीनियों के खिलाफ बड़ी जंग की। हमने अपने बहुत से किले और जमीनें खो दी और बदकिस्मती से अल्लाह परसलान ने तुर्कों के लिए अनातोलिया को खोल दिया। अब वो अपनी फतुहात के साथ कुस्तुनतुनिया तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम हरगिज उन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। मलिक शाह और उसकी फौज कोवल में दफन होंगे। अजीम जंग के लिए वक्त आन पहुंचा है, आज हमारी फतह होगी और तुर्कों की शिकस्त। ये कहते साथ ही मिथरास अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है और पूरा किला फतह 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 के नारों से गूंज उठता है। नाजरीन, इसके बाद अगली सुबह आप देखेंगे सल्जूकी सल्तनत में जैसे ही सूरज तुलू होता है, दोनों फौजें आपस में टकरा जाती हैं। गुमसान का ऐसा रन पड़ता है कि पूरी की पूरी जमीन हिल कर रह जाती है। दोनों अतराफ की तलवारों की गूंज से जंगल के परिंदे सेम जाते हैं। बजंतीनी सिपाही मुसलमान लश्कर को किले की जानिब बढ़ने से रोकने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। मैदान जंग में लाशें बारिश की कतरों की तरह गिर रही होती हैं। सुल्तान और वज़ीर आज़म बजंतीनी सिपाहियों को करते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। शहजादा संजार बजंतीनियों की लाशों के अंबार लगा रहा होता है और उसकी तलवार जिस जानिब हरकत करती है बजंतीनी सिपाहियों को करती ही चली जाती है। जंग की धूल और मिट्टी की वजह से संजार के चेहरे का रंग बदल जाता है, जबकि मैदान जंग में मौजूद मलिक तबार भी अपनी तलवार के खूब जोहर दिखा रहा होता है और बजंतीनी सिपाहियों पर एक डरावने ख्वाब की तरह नाजिल होता है। असलान ताश के कुल्हाड़े बजंतीनियों के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं। इसी दौरान एक बजंतीनी सिपाही पीछे से हमला करके असलान ताश को जमीन पे पटक देता है, लेकिन असलान ताश जमीन पे गिरते ही दूर से अपना कुल्हाड़ा उसके पेट में घोंप देता है और खड़े होकर कुल्हाड़े के पेट पे वार करके उसके सीने को छलनी छलनी कर देता है। बुस्कोच अपने हाथ में मौजूद नेज़े को किसी मशीन की तरह घुमा रहा होता है और बजंतीनी सिपाहियों के जिस्म में जहां मौका मिलता है वहां घोंप देता है। मिथरास को भी सल्जूकी सिपाहियों ने बुरी तरह घेरा होता है, लेकिन बदबख्त मिथरास उनकी एक नहीं चलने देता और सल्जूकी सिपाहियों को बेदर्दी से मौत की घाट उतारता ही चला जाता है। संजार का सिपाही बलाबान हस्बे मामूल अपनी तीरंदाजी के जोहर दिखा रहा होता है और बजंतीनी सिपाहियों को ताक ताक के मौत की घाट उतार रहा होता है। सुल्तान का मुशीर हाजिब कुमाज बजंतीनी सिपाहियों को बेदर्दी से छलनी कर रहा होता है और अपने हाथ में मौजूद खंजरों से उनके सीने तार तार कर देता है। बजंतीनी सिपाहियों को मारने के दौरान हाजिब कुमाज इतनी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर पुकारता है कि पूरा मैदान जंग उसकी आवाज से गूंज उठता है और इस लश्कर की क़यादत करने वाले सुल्तान मलिक शाह बजंतीनी सिपाहियों को हरी भरी सब्जी की तरह काट रहे होते हैं। सल्जूकी वज़ीर आज़म हाजी निज़ामुल मुल्क बजंतीनी सिपाहियों के लिए एक खौफनाक मुसीबत बन जाते हैं और उनकी अल्लाह अकबर की सदाओं से मुसलमान लश्कर में नया बवाल पैदा हो रहा होता है। मैदान जंग में उठने वाली मिट्टी और धूल की वजह से चंद कदम दूर देखना भी महाल हो जाता है। इस धूल और मिट्टी का फायदा उठाकर एक बजंतीनी घुड़सवार सुल्तान की जानिब बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान का बेटा मलिक तबार उसे देख जाता है और एक खतरनाक वार करके उसे घोड़े समेत जमीन पे ले आता है। बजंतीनी सिपाहियों की इस कदर ज्यादा तादाद देखकर बलबान एक ही मर्तबा दो तीर छोड़ना शुरू कर देता है और बजंतीनी लश्कर की क़यादत करने वाला मिथरास भी सल्जूकी सिपाहियों की लाशों के अंबार लगा देता है। इसी दौरान एक घुड़सवार आंधी और तूफान की तरह सुल्तान मलिक शाह की जानिब बढ़ता है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह का वार उसे और उसके घोड़े को छलनी करता हुआ गुजर जाता है। सुल्तान मलिक शाह का पंजा अब्दुल्ला अली भी बजंतीनी सिपाहियों को तेजी से मौत की घाट उतार होता है। मैदान जंग में अपने सिपाहियों को मरते हुए देखकर एक बजंतीनी दस्ता सुल्तान और उनके बेटों को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर सुल्तान अपने दोनों बेटों के साथ पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। बजंतीनी दस्ते के करीब आते ही वो तीनों यकबारगी हमला करके उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। इसी दौरान एक बजंतीनी घुड़सवार बलाबान की जानिब बढ़ता है, लेकिन असलान ताश की जानिब से फेंका गया कुल्हाड़ा उसका इरादा नाकाम बना देता है। इस पर बलाबान मोहब्बत से असलान ताश की जानिब देखता है। इसी दौरान एक मरतबा फिर से बहुत से बजंतीनी सिपाही सुल्तान मलिक शाह की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन सुल्तान मलिक शाह फुर्ती से एक जानिब चुस्त लगाकर उनके दरमियान से निकल जाते हैं और सुल्तान का वार दो बजंतीनी सिपाहियों को मौत की घाट उतार देता है। इसी दौरान एक बजंतीनी सिपाही इतने जोर से बलाबान को लात रसीद करता है कि वो एक सल्जूकी सिपाही समेत जमीन पे जा गिरता है और जंग की थकावट और पड़ने वाली लात की कुव्वत की वजह से बलाबान की आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। बलाबान की जमीन पे गिरते ही एक बजंतीनी सिपाही आंधी और तूफान की तरह उसकी जानिब बढ़ता है और जैसे ही बलाबान पे वार करता है, बलाबान एक जानिब पड़ी तलवार उठाकर उसका वार रोक देता है। बजंतीनी सिपाही का वार रोकते ही बलाबान खड़े होकर उसे मौत की घाट उतार देता है, मगर इसी दौरान एक और बजंतीनी सिपाही बलाबान को जमीन पे दे मारता है। यह सूरत हाल देखकर बलाबान गुस्से से पागल हो जाता है और एक चीते की तरह जंप मारकर खड़ा हो जाता है। इसी दौरान मिथरास का एक करीबी कमांडर हाजिब कुमाज के हाथों मारा जाता है। यह देखकर मिथरास को एक जोरदार धचका लगता है, मगर वो बगैर रुके एक मरतबा फिर से सल्जूकी सिपाहियों पे टूट पड़ता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह बगैर हथियार के मैदान जंग में बजंतीनी सिपाहियों को उठाकर पटक रहे होते हैं। ये देखकर एक बजंतीनी सिपाही आगे बढ़ता है और अपना नेजा सुल्तान मलिक शाह को दे मारता है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उस नेजे को पकड़ लेते हैं और वही नेजा मारकर उस बजंतीनी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। लड़ते लड़ते सुल्तान मलिक शाह की नजर वज़ीर आज़म पे पड़ती है तो वो वज़ीर आज़म को इशारा करते हैं। जवाबन वज़ीर आज़म भी सीने पे हाथ रख के अदाब बचा लाते हैं और गरजते हुए बजंतीनी सिपाहियों की जानिब बढ़ते हैं। मैदान जंग में हर तरफ लाशों के अंबार लग जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह लड़ते लड़ते एक मुकाम पर खड़े हो जाते हैं और गौर से मैदान जंग की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। इसी दौरान मैदान जंग में मिथरास के अलावा तमाम बजंतीनी सिपाही सल्जूकी तलवारों का निशाना बन जाते हैं। मैदान जंग बजंतीनी लश्कर की लाशों से भरा होता है, जबकि बहुत से सल्जूकी सिपाही भी शोधा में शामिल होते हैं और सल्जूकी लश्कर आगे बढ़कर मिथरास को चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह और मिथरास आमने सामने आ जाते हैं। मिथरास हमले में पहल करते हुए सुल्तान मलिक शाह पे हमला आवर होता है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह उसकी एक नहीं चलने देते और एक जोरदार टक्कर रसीद करके उसे पीछे धकेल देते हैं, मगर मिथरास तकलीफ की परवाह किए बगैर एक मरतबा फिर आगे बढ़ता है और सुल्तान पे दर पे बहुत से वार करता है,
मिथराज का एक खतरनाक वार सुल्तान मलिक शाह की ज़िरा को छूकर गुजर जाता है। ये देखकर सुल्तान मलिक शाह को बहुत गुस्सा आता है और वो भी जवाबन आगे बढ़कर मिथराज पे हमले शुरू कर देते हैं। सुल्तान का एक वार मिथराज की टांग को, दूसरा कंधे को और सुल्तान का थप्पड़ मिथराज के चेहरे को जख्मी करता हुआ गुजर जाता है। सुल्तान के पैर पे वार मिथराज के हाथों से तलवार को दूर ले जाते हैं और मिथराज बेबसी से सुल्तान मलिक शाह के सामने घुटनों के बल आ जाता है। ये देखकर वज़ीर-ए-आज़म हाजी निज़ामुल मुल्क के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार मिथराज के सामने करते हुए कहते हैं, ये तलवार सुल्तान मलिक शाह की नहीं है, ये तलवार हर उस मासूम की है जिसे तुमने कत्ल किया और जिस पे तुमने जुल्म किया। मैं उनके इंतकाम के लिए तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हमने तुम्हारे सामने बहुत से काफिरों के सर उतारे हैं और तुम्हारे बाद भी हम काफिरों के सर कलम करना जारी रखेंगे। हमेशा के लिए यही कानून, यही उसूल रहेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह एक जोरदार वार करके मिथराज के गले को काट डालते हैं और मिथराज गले पे हाथ रखते ही जमीन पे गिर के जहन्नुम वासिल हो जाता है। इसी दौरान एक मर्डर थका हारा वहाँ पहुंचता है और अदाब बजा लाने के बाद कहता है, मेरे सुल्तान, हम सुबह से कोवल पर मंजनीकू के साथ हमले कर रहे हैं। हमने कोवल की दीवार में एक घड़ा बना लिया है और हमारे सिपाही किले में दाखिल हो चुके हैं। सुल्तान, अब कोवल किला हमारा है, हम फतह के ऐलान के लिए आपके मुंतजिर हैं। ये कहते साथ ही वो कमांडर सीने पे हाथ रख के अदाब बजा लाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह अपनी निगाहें चारों अतराफ घुमाते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, ये कोवल किला कुछ दुनिया के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। हम अब फतह का परचम कोवल पर लहराएंगे और हमारे वालिद अल अरसलान की तरफ से सोबा या फ्रीजा मुकम्मल करेंगे। ये सुनकर मैदान जंग में मौजूद हर शख्स सीने पे हाथ रख के अदाब बजा। सुल्तान मलिक शाह अपने बेटों, करीबी लोगों और सल्तनत के सिपाहियों के साथ कोवल किले में दाखिल होते हैं, जहाँ सल्जूकी हमले की वजह से हर चीज बिखरी पड़ी होती है। बजंतीनी सिपाहियों की लाशें इबरत का मंजर पेश कर रही होती है और कुछ बजंतीनी सिपाहियों को सल्जूकी सिपाहियों ने तलवारों के नीचे रखा होता है। सुल्तान मलिक शाह किले के मरकजी दरवाजे पर लगा हुआ बजंतीनी परचम देखकर कहते हैं, रिवायात के मुताबिक ये फातेह सुल्तान का फर्ज होता है कि वो दुश्मन का परचम उतारे। अब फतह का बकायदा ऐलान किया जाता है। एक अरसे से तुम सब कोवल के लिए अपनी दिलो जान लगा रहे थे, अब कुफ्फार के परचम बाप और बेटे गठे उतारेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने दोनों बेटों और करीबी लोगों के साथ किले की दीवार पर चले जाते हैं। दीवार पर पहुंचकर मलिक तबार और संजार वहाँ लगे हुए एक एक झंडे को पकड़ लेते हैं और सुल्तान मलिक शाह मरकजी दरवाजे पर लगे हुए झंडे को तलवार से काट देते हैं। इसके साथ ही पूरा किला सुल्तान मलिक शाह जिंदाबाद, आपकी तलवार आसमान तक बुलंद रहे के नारों से गूंज उठता है। इन नारों के दौरान ही किले की दीवारों पर सल्जूकी परचम लहरा दिए जाते हैं और सुल्तान मलिक शाह तमाम लोगों को हाथ के इशारे से खामोश करवाते हुए कहते हैं, अब अपनी फतह की अलामत के तौर पर अज़ान मोहम्मदी दी जाए। सुल्तान का हुक्म मिलते ही कोवल किला अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है और एक सिपाही बहुत ही मीठी आवाज में अज़ान मोहम्मदी देता है। अज़ान के बाद सुल्तान मलिक शाह बुलंद आवाज से कहते हैं, हम दुनिया इस्लाम के मुहाफिज हैं, गरीबों की उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ है। हम तौहीद का परचम लहराने वाले हैं और अल्लाह के मकसद के लिए लड़ने वाले नडर जंगजू हैं। जब तक इस्लाम की अजमत और तुर्कमानी निजाम पूरी दुनिया तक फैल नहीं जाता, हम उस वक्त तक जालिमों और काफिरों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार फिजा में बुलंद कर देते हैं और गरजते हुए कहते हैं, जिहाद हमारा और फतह अल्लाह की। इसके साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने सिपाहियों के साथ मिलकर अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाते हैं, जिनकी आवाज से पूरे का पूरा कोवल किला हिल के रह जाता है। नाजरीन, इसके बाद जो सीन आप देखेंगे वो 2 हफ्ते बाद का होगा। सल्जूकी महल के सेल में संजार और तबार शाही लिबास पहने खड़े होते हैं, जबकि महल के बाकी लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। इसी दौरान सुल्तान मलिक शाह अपने करीबी लोगों के साथ वहाँ आते हैं और अपने बेटों के सामने खड़े होकर कहते हैं, मेरे अनमोल बेटे, मेरे अजीज बेटे, मेरी रियासत का फखर, मेरे बेटो, कोवल की फतह के बाद आप लोग ज्यादा अहम जमीनों के अमीर बनने के मुस्तहिक हैं। आपने दिखा दिया है कि आप लोग अपनी होशियारी, ताकत और काबिलियत की बिना पर इसके मुस्तहिक हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह इशारा करते हैं तो हाजिब कुमार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सुल्तान मलिक शाह हाजिब कुमार के हाथों से एक हुक्मनामा उठाकर मलिक तबार की जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं, अब आप गंजा के अमीर हैं मलिक तबार। ये सुनकर मलिक तबार वो हुक्मनामा ले लेता है और उसे मोहब्बत से चूमकर माथे से लगाता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह मजीद कहते हैं, ये बहुत अजीम और अहम जमीन है बेटे, ये अनातोलिया की तरफ का रास्ता है। आपके नाम के साथ इसमें मोहम्मद है, जो कि आपके दादा अल अरसलान का भी था। अनातोलिया की जमीनों पर हुक्मरानी करना आपको ज़ेब देता है, जो कि आपके दादा ने फतह की थी। ये सुनकर मलिक तबार सुल्तान मलिक शाह के हाथ को चूमकर इताअत का इजहार करता है और कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने दादा की तरह काबिल बनने की कोशिश की, जिनका नाम मेरे साथ जुड़ा है और फिर आपकी तरह वालिद मोहतरम। ये कहते साथ ही मलिक तबार गमगीन हो जाता है और मजीद कहता है, शायद आज के बाद हमारे लिए मुलाकात मुश्किल हो, मुझे अपने हुकूक माफ कीजिएगा। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, माफ किए बेटे, माफ किए। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह दूसरा इजाजतनामा उठा लेते हैं और संजार से कहते हैं, अब से आप खरासान के अमीर हैं मलिक संजार। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह इजाजतनामा संजार के हाथ में दे देते हैं, जिसे लेने के बाद संजार मोहब्बत से चूमकर माथे के साथ लगाता है। ये देखकर संजार के साथी बहुत खुश होते हैं और सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, खुरासान मशरिक की रीढ़ की हड्डी, उसकी रोशनी और उसका खजाना है। आपका भाई तबार हमारा बाजू और आप हमारी रोशनी है। जब वक्त आएगा तो हमारी रियासत के रास्तों को आप अपनी रोशनी से चमकाएंगे। बेटा, तुम सालों तक रियासत से दूर रहे, मुझे यकीन है कि लंबे अरसे तक आप रियासत के रास्तों को रोशन करने जा रहे हैं। ये सुनकर संजार सुल्तान मलिक शाह के हाथ को चूमकर इताअत का ऐलान करता है और कहता है, ये सल्तनत वो आग है जो कि मेरे वालिद की गैर मौजूदगी में मेरे ठंडे दिल को गरमाइश देती है। आपने मुझे अपने परू के साए में ले लिया। आज तक मैंने जो भी किया है सल्तनत और आपके लिए किया है। हो सकता है कि मैं जाने के बाद कभी भी वापस ना आऊं, और अगर मैं वापस आ भी जाऊं तो आपको यहाँ ना पाऊं। मुझे अपनी दुआएं दे बाबा। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मेरी दुआएं आपके साथ है बेटे, मैं तुम दोनों को अपनी दुआएं देता हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह आगे बढ़कर तबार को सीने से लगा लेते हैं और फिर संजार से भी गले मिलते हैं। इसी दौरान बशोलो खतून आगे बढ़कर सुल्तान के पास आती है। बशोलो खतून को देखकर तबार मजीद गमगीन हो जाता है और कहता है, सालो, मेरा दिल आपसे मुलाकात की ख्वाहिश में जलता रहा, लेकिन जब हम मिले तो सब तकलीफें खत्म होगी। इस बात से उदास मत होइएगा कि आपके बेटे इन सरजमीनों पर नहीं होंगे, हमारे दिल हमेशा इकट्ठे रहेंगे। ये सुनकर बशोलो खतून के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ जाते हैं और मलिक तबार आगे बढ़कर बशोलो खतून को सीने से लगा लेता है। मलिक तबार से मिलने के बाद बशोलो खतून रोते हुए कहती है, बेटा, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। यह सुनकर मलिक तबार बशोलो खतून के हाथ को बोसा देता है और फिर संजार आगे बढ़कर बशोलो खतून को पकड़ते हुए कहता है, अब से आपका वो बेटा नहीं है अम्मी जान, जिसके बारे में आप दिनों रात परेशान रहती हैं, अपना दिल पुरसुकून रखें। इस पर बशोलो खतून कहती है, बेटा, ऐसे अल्फाज
अल्फाज मत कहें। जवाबन संजार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके बारे में परेशान नहीं होगा, आप मजबूत और रहम दिल परू के साए में हैं, मुझे अपने हुकूक माफ करें वालदा मोहतरमा। ये सुनकर बशोलो खतून रोते हुए कहती है, माफ किया बेटे माफ किया। इसके साथ ही संजार बशोलो खतून को गले से लगा लेता है और बशोलो खतून जारो की तार होती है। ये मंजर देखकर महल के बाकी लोग भी गमगीन हो जाते हैं और संजार और बशोलो खतून के मिलने के बाद सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मेरे बच्चों में आप दोनों को बेहतरी की दुआएं देता हूँ। ये सुनकर वो दोनों सीने पे हाथ रख के अदाब जा लाते हैं और एक दूसरे के पीछे पीछे वहाँ से रवाना हो जाते हैं। संजार के पीछे पीछे उसके साथी भी चल पड़ते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह और बशोलो खतून हसरत भरी निगाहों से उन्हें जाते हुए देखते हैं। इसी दौरान तुरना खतून और गौर खतून सुल्तान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और तुरना खतून कहती है, सुल्तान हमें अपने हक माफ करें। यही अल्फाज गौर खतून भी दुहराती है। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, माफ किया मेरी बेटियों। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह आगे बढ़कर तुरना खतून की बाहों में मौजूद संजार की बेटी और अपनी पोती के साथ मिलते हैं और फिर मलिक तबार की बेटियों के साथ प्यार करते हैं। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मेरी बहादुर बेटियों अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। सुल्तान से दुआएं लेने के बाद वो दोनों भी वहाँ से रवाना हो जाती है और महल की बलाई मंजिल पर खड़ी तरकान ये सारा मंजर देख रही होती है। नीचे सेन में मौजूद जुबैदा खतून कहती है, बरकिया रोक के बाद अब शाहीन भी इस घर से रवाना हो गए हैं मेरे सुल्तान, अल्लाह इन्हें अपने वालिद के शयान शान फतुहात अता करे। इस पर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, आमीन आमीन। फिर वज़ीर आज़म पूछते हैं, अब आपका क्या हुक्म है मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, हमारे बेटों ने अपने फराइज सर अंजाम दे दिए हैं, मगर एक फरीजा अब भी बाकी है जो हमारे वालिद का हम पर कर्ज है। नाज़रीन, इसके बाद अगले सीन में आप देखेंगे सब्बा एक बुलंद और बाला पहाड़ी पर मौजूद किले के नीचे खड़ा होता है और उसे गौर से देख रहा होता है, जबकि एक शख्स की आवाज गूंज रही होती है जो कि ये कह रहा होता है, सुल्तान मलिक शाह की कमाल के बाद बाकी लोग में टूट गए। हसन सब्बाह जिसके पास कोई और ठिकाना नहीं रहा, उसने किला अलमौत को अपना आखिरी ठिकाना बना लिया है। अब से वो अपनी सारी जिंदगी किला अलमौत को परवान चढ़ाने में लगा देगा। जबकि सब्बा किले को गौर से देखने के बाद कहता है, बहुत खूब बहुत खूब। ये कहते साथ ही सब्बा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। नाज़रीन, अगले सीन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं, ये वही किला है जहाँ सब्बा अपनी मौत तक रहा। सुल्तान मलिक शाह के बाद उनके बेटे सुल्तान अहमद संजार ने सब्बा पे 35 हमले किए, लेकिन सब्बा और इसके किले को तबाह नहीं कर सका। सब्बा ने यहाँ से होकर अपने फिदाइयों के जरिए बड़े बड़े सुल्तानों को मौत की घाट उतारा और बड़ी से बड़ी सल्तनत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। नाज़रीन, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सब्बा 35 साल तक इस किले से बाहर नहीं आया। जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा इस किले की छत पर गया और बाकी सारी जिंदगी इस किले के अंदर बैठे बैठे गुजार दी। इसी किले में बैठकर सब्बा ने अपने दिमाग और फिदाइयों के जरिए बड़ी से बड़ी सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। दूसरी जानिब मलिक तबार अपने काफिले के साथ रवां दवा होता है और साथ वही आवाज गूंज रही होती है, शहजादा मलिक तबार सालों के लिए गंजा का अमीर बनने जा रहा है। मलिक तबार के काफिले में बेशुमार सल्जूकी सिपाही मौजूद होते हैं और मलिक तबार उनकी क़यादत करते हुए आगे आगे चल रहा होता है, जबकि गौर खतून अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी में बैठी होती है। और मलिक तबार के बारे में बताने वाला शख्स मजीद कहता है, वो अपने दादा मोहम्मद अल अरसलान के नक्शे कदम पर चलने जा रहा है, जिनसे इंसाफ और बहादुरी इसे विरासत में मिली है। उधर संजार भी अपने काफिले के साथ रवां दवा होता है और तारुफ कराने वाली आवाज कहती है, शहजादा अहमद संजार सालों के लिए खुरासान पर हुकूमत के लिए जा रहा है। ये वो सरजमीन है जो इसके दादा ने सल्जूक रियासत में शामिल की है। मलिक अहमद संजार मेहनत करने और रियासत को मजीद ताकतवर बनाने जा रहा है। वो तलवार की रोशनी में एक अहद लिखेगा जो कि तारीख के सुनहरी औराक में रकम होगा। दूसरी जानिब सुल्तान मलिक शाह का लश्कर सुल्तान अल अरसलान मरहूम की कब्र के सामने सफ बसफ खड़ा होता है और सुल्तान मलिक शाह अपने बाबा अल अरसलान की कब्र पे बैठे होते हैं। सुल्तान अपने हाथ में मौजूद मिट्टी को जोर से दबाते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान बाबा ये कोवल की मिट्टी है, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। अनातोलिया जिसके दरवाजे आपने हमारे लिए खोले, कोवल उसका सबसे अहम किला था, वो अब हमारा है बाबा। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपनी मुट्ठी खोल देते हैं और उनके हाथ में मौजूद मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान अल अरसलान की कब्र पे गिरना शुरू हो जाती है। सारी मिट्टी गिराने के बाद सुल्तान मलिक शाह खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म हाजी निज़ाम उल मुल्क आते हैं और सुल्तान कहते हैं, हमने अपने आबाओ अजदाद की सियासत को निखारा जो सुल्तान अल अरसलान ने हमें दी थी। अब हम दुनिया की सबसे बड़ी रियासत है। मेरे वालिद ने सबसे सख्त फरीजा सर अंजाम दिया। उन्होंने बहुत से दुश्मनों से हमारी नई रियासत की हिफाजत की। वो बहुत से ऐसे मार्कों में कामयाब हुए जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये फतह करना नामुमकिन है। आप मेरे वालिद को जानते हैं, मेरे पैदा होने से पहले का भी जानते हैं। मेरे उस्ताद मुझे बताएं कैसे वो इन तमाम मुश्किल जंगों में जंग करते थे। इस पर वज़ीर आज़म कहते हैं, सल्जूक के हकीकी दस्तान अल अरसलान का दौर शुरू होने के बाद लिखी जाने लगी। उस दौर में जो जंगें लड़ी गई उनके बारे में जानना और जो अजीम दस्तान सुल्तान अल अरसलान ने लिखी उसको समझना, यह सल्जूकों को समझने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के ये अल्फाज कहते ही जान शाहीन जोर से चिंगारता है। शाहीन को चिंगारते हुए देखकर सुल्तान और वज़ीर आज़म एकदम से ऊपर देखते हैं और वज़ीर आज़म उस लम्हे को याद करते हैं जब उनकी जवानी की उम्र में एक शाहीन उड़ते हुए सुल्तान अल अरसलान की बाजू पे आ बैठा था। जब सुल्तान अल अरसलान अपने घोड़े पे सवार एक मैदान के किनारे खड़े थे, इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म पहुंचे थे और उन्होंने सुल्तान अल अरसलान से कहा था, सुल्तान कुछ ही देर बाद हम जिस जंग में उतरने वाले हैं वो सल्जूकी सल्तनत की सूरज के तुलू होने का सबब बनेगी। हमारी अजीम शान दस्तान रकम किए जाने की इब्तिदा होगी। लश्कर आपका मुंतजिर है। अजीम शान सल्जूकी सल्तनत की दस्तान रकम करने के लिए क्या आप तैयार हैं अल अरसलान? ये सुनकर सुल्तान अल अरसलान ने पीछे मुड़े पैर हाथ में खड़े आया और शाहीन ने जोर जोर से चिंगारना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही सुल्तान अल अरसलान ने अपने घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर दी थी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की हमारी लास्ट एपिसोड का इख्तिताम